अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जी। अभी बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की हमारी क्लास एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रही है, सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री बेटा एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपको नस्ट में, फास्ट में, लम्स में, आईबीए में, यूईटी के अंदर, आपको हर बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर, हर अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगा। तो भैया सॉलिड ज्योमेट्री के टॉपिक एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो भैया आज की क्लास के आगाज के अंदर बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे मेरा बेटा। इस क्वेश्चन की खास बात यह कि क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको नस्ट के पास पेपर में मिलेगा, फास्ट में भी बेतहाशा मिलेगा। फास्ट के 2022 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नस्ट के लास्ट ईयर के नेट 3 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था और उससे पहले कंसेक्यूटिव 3 या 4 नेट्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आईबीए के अंदर ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, इस नाम से भी आता है और एरिया ऑफ लीफलेट के नाम से भी आता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर सिंपल तरीके से आपसे कहता है कि भैया इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो रीजन शेडेड है उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस थिंग? तो पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अब सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि अब देखो हमें एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन निकालना। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि कभी भी अगर हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीन पैटर्न क्या होता है कि भाई आपके पास जो भी आउटर मोस्ट शेप आ रही है आप सबसे पहले उसका एरिया कैलकुलेट करो और जो भी फिर इनर मोस्ट शेप आ रही है उसका एरिया कैलकुलेट करो। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाओ, इवेंचुअली आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। मगर ये सेट और पैटर्न बेस्ड शेप्स के लिए होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड शेप्स होती हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई भी नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन क्या है अगर आप क्वेश्चन को यहां पे गौर से देखो तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको आउटर मोस्ट के ऊपर तो एक स्क्वायर गिवन है मगर इनर मोस्ट के ऊपर आपको एक लीफ का पत्ता गिवन है, यानी कि आपको जो है ना क्या गिवन है, एक पत्ता गिवन है, एक लीफलेट गिवन है। ऐसे ही है ना लीफलेट तरह की चीज आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे लाने वाले बना दूं बीच में लाइन खींच के तो लीफ बन जाएगा। कहने का मकसद क्या है, ये स्टैंडर्ड शेप नहीं है इंटरनल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनल शेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर स्क्वायर के एरिया में से माइनस करवाएंगे तो इवेंचुअली मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। अब देखो पहले जरा मुझे शेप को समझना पड़ेगा, ये शेप आ क्या रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार इस शेप को समझने के लिए मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरे पास जो ऊपर वाली शेप आ रही है ये भी कर्व आ रही है। अगर आप और से देखो ना बेटा, ये कर्व शेप है, नीचे वाली शेप भी कर्व है, यानी कि देखो ये ऊपर भी मेरे पास एक कर्व तरह का पैटर्न बन रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ऊपर भी एक कर्व पैटर्न आ रहा है, नीचे भी एक कर्व पैटर्न आ रहा है, ऐसा ही है मेरा बेटा। तो अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं तो कैसे समझूंगा, सॉल्व कैसे किया जाएगा? बहुत ही सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अभी आपके लिए इंशाल्लाह इसको हलवा बना दूंगा मैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी फिगर आपके सामने बना दी। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो काम मैंने आपको बताया हम उसी काम के ऊपर जाएंगे कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला रीजन का पार्ट टू कवर अप कर लेंगे। मैं साथ साथ डायग्राम को इसलिए शो कर रहा हूं ताकि आपको बात समझना बड़ी आसान हो जाए। तो देखो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालने वाले हैं। और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट बेसिकली सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया। एक चौथाई हिस्से का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रेंट का पर्टिकुलर एरिया हम निकाल रहे हैं, सही है ना भैया। अब देखो हमें मालूम है दुनिया के अंदर एक पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है। भाई दुनिया के अंदर एक पूरे सर्कल का एरिया होता है सिंपल पाई आर स्क्वायर के बराबर। चूंकि वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो हमारा एरिया क्या बन जाएगा, हमारा एरिया सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह भला करे किसके बराबर बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। भाई ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कौन से सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ये सर्कल के एक चौथाई पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2 मीटर। यहाँ पे बहुत दफा 2 मीटर गिवन हो सकता है, बहुत दफा ए गिवन हो सकता है, बहुत दफा 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है, ये आपको उस सर्कल के पर्टिकुलर रेडियस की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, रेडियस की। अब आप बोलेंगे सर रेडियस की वैल्यू कैसे है। भाई देखो अगेन अगर आप इसको दोबारा से देखना भी चाहो ना कि यार देखो सर हाशिम कैसे कह रहे हैं कि सर्कल के रेडियस की वैल्यू है, तो भाई देखो हमारे पास बेसिकली लेट सपोज मैं आपके सामने अगेन शेप को सिर्फ इसलिए डिफाइन करने के लिए बना रहा हूं कि आपको बात समझ में आ जाए, सही ना, ताकि तमाम बच्चों को बात क्लियर हो जाए। लेट सपोज मेरे पास एक सर्कल आ रहा है, ये उसका चौथाई हिस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरा उसका चौथाई हिस्सा आ रहा है। तो आपको ये वाली लेंथ गिवन है, ये लेंथ किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये लेंथ किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना भैया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ किसके बराबर गिवन है, 2 के। इसको 2 से भी एग्जामिनर कह सकता है, कोई कांस्टेंट भी दे सकता है, या सिंपल उसको ए से या आर में भी दे सकता है, सही है ना, बात एक ही होती है। इसको एग्जामिनर आर बोले, ए बोले, 2 बोले, 4 बोले, जो भी बोलेगा आप उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल आर पे सॉल्व करवा रहा हूं, एंड के अंदर हम वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये मेरे पास किसका एरिया आ गया, सर्कल के एक चौथाई पार्ट का एरिया आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार मेरे पास तो एक कंप्लीट फिगर का एरिया आ गया, मुझे तो इस कंप्लीट फिगर
फिगर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो सिर्फ आधे हिस्से की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए भाई, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, जरा बात समझेंगे कि भाई देखो मेरे पास जो भी एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, कंप्लीट टर्म का एरिया हमने निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा एक काम करेंगे कि भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दिस थिंग, इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, भाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, नॉर्मल सी बात है। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 गिवन है या यहाँ पे मुझे r गिवन है, लेट्स सपोज, या a गिवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सेम वैल्यू गिवन होगी क्योंकि दोनों टर्म्स की वैल्यूज बराबर होंगी। अब आप बोलोगे सर कैसे बराबर होंगी, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। अगेन अगर आप वापस से इस शेप को देखो तो बेटा सर्कल का एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, यानी कि कंप्लीट सर्कल आ रहा है, उसमें से हमने इस वाले पार्ट को कंसीडर कर लिया कि ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसको आप 2 कह लो, a कह लो, r कह लो, 4 कह लो, यानी कि जो भी एग्जामिनर वैल्यू देगा ना, बहुत दफा ये a पे भी आया हुआ क्वेश्चन, नस्ट में जब ये क्वेश्चन आया था 4 सेंटीमीटर के ऊपर आ गया था, फास्ट में क्वेश्चन 2 के ऊपर आया हुआ था, आईबीए ने क्वेश्चन r के रिस्पेक्ट से भी पूछा हुआ है। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, तो जो भी चीज मांगी हुई है हम उसको रख सकते हैं। कहने का मकसद कि देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बेटा सर्कल का रेडियस यहाँ पर होगा, सेम रेडियस यहाँ पर होगा, है ना भैया जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या बन जाएगा भैया, मेरे पास इस कंप्लीट फिगर का क्या आ जाएगा भैया, एरिया, यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से सर्कल के क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ का हाफ। देखो बेस की वैल्यू भी r है और मेरे पास हाइट की वैल्यू भी r है, तो ये r इंटू आर बन गया, डेट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर, किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास बेसिकली इस ब्लू वाले शेप का एरिया आ गया। अब हमें क्या चाहिए था भैया, हमें तो सिर्फ ये वाली शेप चाहिए थी, हमें तो सिर्फ ये वाली शेप का एरिया रिक्वायर्ड था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट, ये जो कंप्लीट एरिया आया मेरे पास, इसमें से इस ब्लू वाली शेप के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इवेंचुअली मेरे पास ये छोटी सी फिगर का एरिया आ जाएगा, जो छोटी सी ग्रीन वाली फिगर है जिसका एरिया हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम यही पार्ट करेंगे कि नाउ फॉर द शेडेड रीजन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, नाउ फॉर द शेडेड रीजन, नाउ फॉर द शेडेड रीजन, कि अब देखो शेडेड रीजन के लिए चूंकि मुझे एरिया निकालना है, तो नाउ फॉर द शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा जो ग्रीन वाला है, कि देखो हमने सबसे पहले कंप्लीट टर्म का एरिया निकाल लिया था ना, इस पूरी टर्म का एरिया निकाल लिया था, तो किसके बराबर आया था, ये आया था हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर स्क्वायर के। इसमें से मैं सिंपल तरीके से इस वाले एरिया को माइनस करवा दूंगा, सिंपल से इस वाले एरिया को क्या करवा दूंगा, माइनस करवा दूंगा, जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का था। तो इवेंचुअली हमारे पास इस पूरे के पूरी टर्म का एरिया आ जाएगा, इस पूरी की पूरी टर्म का एरिया आ जाएगा। नॉर्मल सी चीज है भाई, मजे की चीज है ना भैया। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इसमें से इस एरिया को माइनस करवा देंगे, तो हाफ इंटू आर स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे। यहाँ पे बेसिक एलसीएम ले लेते हैं मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो भैया सिंपल देखो पाई बाय 4 आर स्क्वायर, इस टर्म को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूं ताकि मेरे पास एलसीएम कंप्लीट हो जाए। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2r² डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों के नीचे चूंकि सेम वैल्यू आ चुकी है, एलसीएम सेम हो चुका है, तो सिंपल नीचे वाली वैल्यू को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में ऐड करवा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस का 2r²। हमें मालूम है भैया ऊपर दोनों टर्म्स के पास r स्क्वायर आ रहा है, तो हम r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा सिंपल पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से r² इंटू पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब हमने सिंपल तरीके से ये जो ये वाला पार्ट है इसका सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये जो हमारा ये वाला वैल्यू थी, हमने इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकाल लिया। अब हम सेम काम हमें करना होगा इस वाले रीजन के लिए, मगर करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन देख के साफ तौर पे हमें पता चल रहा है कि भाई चूंकि पूरा क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर भी सेम है और जो हमारे पास सर्कल गिवन है वो भी सेम शेप के ही आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब दोनों के सिमिलर होंगे। तो अगर मुझे फाइनल आंसर निकालना है तो फाइनल आंसर के अंदर क्या करेंगे कि देखो मैंने एक शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लिया, ये जो मेरे पास आंसर आया है किसका आया है, एक शेडेड पार्ट का आया है। ऑप्शंस के अंदर ये आंसर गिवन होगा, अक्सर बच्चे इतनी मेहनत से पूरा काम करेंगे और इसको टिक करके आ जाएंगे। हालांकि देखो अभी जो हमने आंसर निकाला है आपको भी दिख रहा है कि भैया अभी हमने किस चीज की वैल्यू को फाइंड किया है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट की, एक पर्टिकुलर शेडेड पार्ट की लाइन से इस तरफ वाले एरिया को कैलकुलेट करा है। अगर मुझे दूसरा भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो बेटा देखो अभी चूंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करा है, तो अब दूसरे का निकालने के लिए आपको दोबारा
दोबारा सारी वर्किंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि दोनों पार्ट्स चूंकि एक दूसरे के सिमिलर थे तो उसका भी आंसर सेम होगा। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉर बोथ द पार्ट, चूंकि एक पार्ट का हम एरिया निकाल लिया तो दूसरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मेरे पास पहले वाले शेडेड रीजन का आंसर आया इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इस वाले पार्ट को मैंने क्या करवा देना है, इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यानी कि दोनों पार्ट्स का इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा इवेंचुअली, है ना भैया जी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेसिकली वो आंसर होगा जो कि मेरे इस कंप्लीट शेडेड पार्ट का एरिया होगा, कंप्लीट शेडेड पार्ट का मेरा एरिया ये आ रहा होगा। अगेन अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि भैया 2 पे सॉल्व करना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जहां पे आर आर आ रहा है वहां पे 2 डाल दूंगा मैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। अगर मुझे आर पे सॉल्व करना है तो यही आंसर होगा, ए पे सॉल्व करना होगा तो आर की जगह पे ए यूज कर रहे होंगे हम। और जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 2 का हिंसा दिया हुआ था कि 2 के ऊपर सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, आर की जगह पे 2 डाल देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया भैया, 2 से एक 2 कट गया, तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन फास्ट में, नस्ट में, आईबी में बहुत आया हुआ है, सेट में बहुत आया हुआ है, एनटीएस में बहुत आया हुआ है। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन पे बेटा हम लोगों ने क्या काम करा, बहुत सिंपल सा काम किया कि भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने देखा कि यार ये सर्कल का मुझे क्या गिवन है, एक चौथा हिस्सा पूरा बन रहा है, पूरी टर्म क्या बन रही थी, एक सर्कल का चौथा हिस्सा। तो हमने सबसे पहले इस कंप्लीट टर्म के एरिया को कैलकुलेट कर लिया, सही है ना, कंप्लीट टर्म का सबसे पहले हम लोग एरिया लेकर आ गए। और उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो कंप्लीट टर्म का एरिया आ गया, हमें तो कंप्लीट टर्म का एरिया थोड़ी चाहिए था, हमें तो सिर्फ ये ऊपर वाला जो जितना हिस्सा आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ भाई इसका एरिया चाहिए था, ये वाला एरिया हमें तो चाहिए था। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करा कि मुझे एक और चीज यहाँ पे दिखती थी कि देखो यहाँ पे नीचे क्या फॉर्म हो रहा है, नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और जब इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को इस पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया में से माइनस करवाया, जो जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया था, ये देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया था, इसको कैलकुलेट करके इस कंप्लीट एरिया में से जब माइनस करवाया तो इवेंचुअली मेरे पास सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास ये आंसर आ गया, सही है ना। अब चूंकि हमें फिर यही सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ता है, चूंकि फिगर दोनों के अंदर सिमिलर होगी हमेशा, तो हमने क्या करा भाई, हमने सिंपल तरीके से जो मेरे पास एक पार्ट का शेडेड रीजन आया था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो दोनों पार्ट्स का शेडेड रीजन बन गया। और इस तरीके से फाइनल 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 हमारा आंसर आ गया। और देखो ये जो फाइनल आंसर आ रहा था, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे रेडियस आर यूज करा था, ऑल्दो क्वेश्चन में 2 गिवन था तो आप 2 को प्लॉट कर दो तो आपका 2 पे आंसर आ जाएगा। मगर ये क्वेश्चन बहुत दफा आर पे, ए पे, एस पे, 2 पे बेतहाशा आया हुआ है। इट इज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, इट इज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस क्वेश्चन को मैंने जितनी डिटेल में एक्सप्लेन करा है सिर्फ इसलिए करा है कि भैया आपको एक एक चीज समझ में आए। तो अब आप मुझे बताइए कोई मसले की बात, इसमें कोई परेशानी की बात, बेटा इतनी डिटेल में आपको कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा, इतनी डिटेल मैं पढ़ा रहा होता हूँ ताकि हर किस्म के बच्चा उससे मुस्तफीद हो सके, उससे पढ़ सके, समझ सके, चीजों को कॉन्सेप्ट ले सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आईबीएम में, नस्ट में, फास्ट में बहुत आ चुका है। नस्ट के 2016 से लेकर 18 के नेट्स के दरमियान बहुत आया, कंट्रास्ट नेट के अंदर तो बहुत से बच्चों ने बताया कि भाई इस तरह का क्वेश्चन और इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत पूछा गया। फास्ट के अंदर तो इनफैक्ट आपके पास 2021 के पेपर में भी आया था जो मैंने सॉल्व करवाया हुआ इस क्वेश्चन को। आईबीए के अंदर भी एक क्वेश्चन बेतहाशा आपको मिलेगा 2019-18 के पेपर्स के दरमियान में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपको एक फिगर देता है, आपसे कहता है इसका एरिया निकालो या फिर कहता है पैरामीटर फाइंड करो। अगेन दो डिफरेंट एमसीक्यूज थे जो इसी टॉपिक के ऊपर थे, मैंने एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर एंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 स्क्वायर यूनिट्स व्हाइल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज फाउंड बाय द आर्क इज r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझते हैं। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से देखो ना, मैं इस क्वेश्चन को समझा भी देता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल पैटर्न के ऊपर देखूं तो भाई नॉर्मल पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है दिखने के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको बेसिकली एक स्क्वायर गिवन है। अगर देखो मैं एक सिंपल यहाँ पे सर्कल को सही कर दूं ना इस पर्टिकुलर फिगर को, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेसिकली एक स्क्वायर गिवन था। क्या गिवन था, एक स्क्वायर गिवन था, सही है ना। मगर एग्जामिनर ने फनकारी क्या करी हुई है, जो कोने वाली जगह थी ना, जो कोने वाली शेप्स थी, वो एग्जामिनर ने गायब कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको वापस से सही करूं, वापस अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि एग्जामिनर ने कोने वाली जगहों को गायब कर दी है ना भैया। कोने वाली जगहों को एग्जामिनर ने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है, सही है ना। मगर मैं यहां पे लेकर आ गया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो कहने का मकसद क्या
है, इस क्वेश्चन की खास लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि भैया हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद ये जो एक सर्कल के चार क्वाड्रिलेटरल्स आ रहे हैं, भाई क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? एक सर्कल का चौथाई हिस्सा। देखो एक सर्कल का चौथाई हिस्सा यहाँ पे भी गिवन है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा यहाँ पे भी गिवन है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा यहाँ पे भी गिवन है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा यहाँ पे भी गिवन है। तो उसके बाद मैं इन सर्कल के चौथाई हिस्सों का एरिया कैलकुलेट करूंगा सबका, एंड देन इवेंचुअली एरिया ऑफ द स्क्वायर में से इस पर्टिकुलर चीज को माइनस करवा दूंगा, तो मेरे पास पर्टिकुलरली इस फिगर का एरिया नसीब हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ती है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसके बाद ये जो भाई ये वाले हिस्से हैं ना, ये वाले जो हिस्से हैं इनका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या चीज आ रही है बेटा, ये सर्कल का चौथाई हिस्सा आ रहा है चारों जगहों के ऊपर, इसके एरिया को निकालने के बाद आपस में सबट्रैक्ट करवाएंगे तो मेरे पास इवेंचुअली कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सर्कल का जो एरिया, स्क्वायर का जो एरिया गिवन है वो डायरेक्टली बताया हुआ है। किसके बराबर बताया हुआ है? 81 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर बताया हुआ है। ओके, यानी कि क्वेश्चन हमारा काफी आसान किया हुआ एग्जामिनर ने। मगर बहुत दफा आपको सिंपल एक साइड गिवन होगी तो एरिया भी आप निकाल सकते हो स्क्वायर का। मैंने वो कॉन्सेप्ट भी आपको ऑलरेडी दे दिया था लास्ट क्लास में कि भाई देखो एग्जामिनर ने मुझे स्क्वायर का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है कि तुम्हारे पास जो स्क्वायर आ रहा है इसका एरिया क्या है। तो भाई एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा हुआ है कि भाई मेरे पास जो स्क्वायर आ रहा है इसका एरिया किसके बराबर गिवन है? इस स्क्वायर का एरिया गिवन है 81 के बराबर। और हमें मालूम है सर्कल के या स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। किसके बराबर होता है बेटा? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से साइड मल्टीप्लाई बाय साइड के, है ना भाई, नॉर्मल सी लॉजिक है। तो भाई सिंपल तरीके से अगर मुझे ये बराबर है 81 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साइड स्क्वायर किसके बराबर है? 81 के, यानी कि एक सिंगल साइड की वैल्यू किसके बराबर होगी? 9 के बराबर होगी। हो सकता है कि बच्चा बोले सर कैसे, जरा एक्सप्लेन करें। भाई देखो अगर एस स्क्वायर बराबर है 81 के, तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 किसका रूट होता है? 9 का रूट होता है ना भाई। यानी कि मेरे पास इस पर्टिकुलर स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू 9 है, और स्क्वायर दुनिया में एक ऐसी फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर इधर 9 होगी तो इधर भी 9 होगी, इधर भी 9 होगी और इधर भी 9 होगी। नॉर्मल सी बात हो गई, है ना भैया। एक सिंपल सी चीज हमने ये तो कर ली। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एग्जामिनर हमसे क्या फरमाइश कर रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो ये तुम्हारे पास जो पर्टिकुलरली सर्कल्स गिवन है, अब हमें क्या करना है, इन सर्कल्स का भी एरिया निकालना है और फिर स्क्वायर के एरिया में से माइनस करवा देना है। अब कैसे निकालेंगे? अब जरा गौर से बात समझिएगा। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो भैया देखो, अगर मैं सबसे पहले एक सर्कल का एरिया निकालूं, देखो भाई ये जो एक सर्कल आ रहा है कैसा सर्कल है? एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। हमें मालूम है दुनिया में किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। मगर क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो हमें जो ये फिगर गिवन है, कैसा सर्कल गिवन है? ये बेसिकली एक सर्कल का एक चौथाई हिस्सा गिवन है। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। किसके बराबर होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के, है ना भैया। और क्वेश्चन में आपको सर्कल के रेडियस की वैल्यू गिवन है। किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है, सर्कल का रेडियस बराबर है 2 यूनिट्स के। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 4 आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4, ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 को काट देगा। तो बेसिकली मेरे पास इस शेप के अंदर जो एक पर्टिकुलर ये सर्कल का क्वाड्रेंट आ रहा है, इसका एरिया क्या आ गया? पाई के। ये भी हमने क्या निकाला है? एक सर्कल का एरिया निकाला है। मगर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस सर्कल के अंदर ओवरऑल 4 किस्म के मेरे पास सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मुझे इन सबका एरिया कैलकुलेट करना है तो टोटल सर्कल्स का एरिया निकाल लेंगे। तो बेटा टोटल सर्कल्स का एरिया क्या होगा? सिंपल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर सर्कल का जो एरिया आया था। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल तरीके से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक सर्कल का जो एरिया आया था, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई के बराबर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने अपने तमाम सर्कल्स का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में इस कंप्लीट शेप का एरिया निकाल लेंगे। तो बेटा कंप्लीट शेप का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल तरीके से कंप्लीट शेप का एरिया निकालने के लिए टोटल शेप एरिया, अगर मैं टोटल शेप का एरिया निकालना चाहता हूं तो भाई उसी लॉजिक को यूज करेंगे कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फिगर है, बड़ी फिगर है, उसका एरिया लिखेंगे। भाई बड़ी फिगर कौन सी थी? स्क्वायर थी। तो स्क्वायर में से सर्कल के एरियाज को माइनस करवा देंगे। तो स्क्वायर में से सर्कल के एरिया को माइनस करवा देंगे। स्क्वायर का एरिया क्या था भाई? क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर का एरिया है 81 के बराबर। और सर्कल्स का एरिया क्या है बेटा? सर्कल का एरिया आया था 4 पाई के बराबर। तो ये मेरा पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा 81 माइनस का 4 पाई, इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया। ये क्या आ जाएगा? हमारी इस फिगर का एरिया आ जाएगा। मैं इसको रब भी कर देता हूं ताकि आपको बात जरा क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आ गया? मेरे इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया आ गया। कैसे निकाला? बहुत सिंपल है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करा, और जो स्क्वायर का एरिया आया उसमें से हम लोगों ने इन सर्कुलर पार्ट्स के एरिया को माइनस करवा दिया। तो मेरे पास कंप्लीट फिगर का इवेंचुअली एरिया आ गया।
भाई देखो, हमने इस फिगर का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, मगर इस क्वेश्चन का पैरामीटर निकालना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस वजह से क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि बहुत दफा एग्जामिनर कह देता है कि इस क्वेश्चन का पैरामीटर निकालो। अब देखो, इसी क्वेश्चन का अगर आपको पैरामीटर कैलकुलेट कर लेना, हाउ यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। अब बच्चे बोलेंगे, बहुत से बच्चों को तो खैर पैरामीटर के मतलब भी नहीं पता होगा, और जिन बच्चों को पता होगा दे विल बी कंफ्यूज कि सर पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। तो भाई देखो, पैरामीटर दुनिया में क्या होता है बेटा, पैरामीटर कहा जाता है तमाम साइड्स के सम को। यानी कि पैरामीटर दुनिया में क्या होता है, हमारे पास दुनिया के अंदर जितनी भी साइड्स होती है ना किसी भी फिगर की, क्लोज्ड फिगर की, उनका सम कहलाता है पैरामीटर। तो अगर अब मुझे इस फिगर का पैरामीटर निकालना है, तो आपको जरा लॉजिकली कुछ बातों को समझना पड़ेगा। देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो कंप्लीट साइड थी, ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है ना भाई, ये साइड एक स्क्वायर की पार्ट आ रही है, इसी तरीके से ये वाली पार्ट भी क्या आ रहा है, एक स्क्वायर का पार्ट आ रहा है। अब देखो, इस कंप्लीट साइड का जो पर्टिकुलर लेंथ है वो 9 के बराबर है। सिमिलरली इस साइड की लेंथ भी किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मगर पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम। अगर मुझे इस क्वेश्चन का पैरामीटर निकालना है ना, तो मेरे पास एक प्रॉपर साइड कितनी है, यहां से लेके यहां तक की है। सिमिलरली एक प्रॉपर साइड कितनी है, यहां से लेके यहां तक की है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेरा एक प्रॉपर साइड थोड़ी है मेरा बेटा, ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये तो मेरे पास एक सर्कल का पार्ट आ रहा है। तो इट विल नॉट बी काउंटेड इन दी स्क्वायर्ड पार्ट, ये मेरी एक साइड के तौर पे काउंट नहीं हो सकती। तो अगर मुझे इस कंप्लीट फिगर का पैरामीटर निकालना है, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि भाई पैरामीटर होता क्या है, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर तमाम साइड्स का सम। तो गौर से देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये जो चारों सर्कल्स की पार्ट आ रही है, ये एक अलग साइड है। क्यों? क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन की खूबसूरती यही है कि इस क्वेश्चन में अगर आप पैरामीटर निकालने पे जाओगे ना, इसमें बेसिकली दो पर्टिकुलर फिगर्स फ्यूज हुई हुई हैं, दो पर्टिकुलर फिगर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल साइड्स का सम ले लेते हैं। पैरामीटर होता क्या है, तमाम साइड्स का सम। तो सिंपल, सबसे पहले मेरे पास जो सिंपल साइड्स आ रही है ना, जैसे ये वाली एक साइड है, ये वाली एक साइड है प्रॉपर, ये एक प्रॉपर साइड है, ये एक प्रॉपर साइड है, यहां से यहां तक की, हम सबसे पहले इनका एटलीस्ट सम निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इनका सम क्या होगा, कुछ बच्चे तो ये गलती करके आते हैं, तभी ये क्वेश्चन आईबीए में, नस्ट में, फास्ट में, एनटीएस में, सेट में बहुत आता है। क्या बच्चे गलती करके आएंगे, 9 + 9 कर देंगे, सर वो 9 हो जाएगा ना। अरे मेरा बेटा, जो 9 है ना, ये तुम्हारे पास कंप्लीट इस पर्टिकुलर साइड की लेंथ थी। हमें कितनी लेंथ चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, बहुत सिंपल है। देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल का रेडियस गिवन था, ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस गिवन था, और मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में भी बात समझाई कि देखो, एक सर्कल के चौथाई हिस्से का मतलब क्या होता है। एक सर्कल के चौथाई हिस्से का मतलब ये है कि लेट सपोज मेरे पास ये वाला हिस्सा है, लेट सपोज, तो भैया अगर मुझे रेडियस गिवन है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा भी रेडियस है, ये हिस्सा भी रेडियस है। सिमिलरली, तो इसका मतलब क्या भाई, ये हिस्सा भी मेरा रेडियस का पार्ट है, यानी कि 2 के बराबर, ये हिस्सा भी कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। सिमिलरली देखो, ये हिस्सा भी मेरे पास 2 के बराबर है, ये हिस्सा भी मेरे पास 2 के बराबर है। सिमिलरली देखो, जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा, सर जब आपको पता है कि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट पार्ट है वो 2 के बराबर है, तो डायरेक्टली अब 9 क्यों नहीं ले लेते। तो बेटा, 9 लेने पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि भैया, हमारे पास जो ओरिजिनल शेप है ना, उस शेप के अंदर कर्व है, उस शेप में क्या है, कर्व है। तो हमें बेसिकली इस कर्व के हिसाब से अपना पैरामीटर फॉर्म करना है। हमें क्या करना है बेसिकली बेटा, इस कर्व के हिसाब से ही अपना पैरामीटर फॉर्म करना है। तो हाउ वी विल गोइंग टू फॉर्म इट, कि सबसे पहले मैं सिंपल शेप्स निकाल लूंगा। कि देखो, मुझे मालूम है कि भैया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसका है, 2 के बराबर है। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का भी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, 2 के बराबर है। तो 9 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। सेम गोज फॉर हेयर, कि देखो, हमारे पास ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। तो अगर टोटल लेंथ 9 थी, तो 9 में से अगर मैं 4 निकालूंगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी किसके बराबर होगा, स्क्वायर के अंदर तमाम चीजें बराबर होती है, ये भी 5 के बराबर होगा, ये भी 5 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसका मैं पर्टिकुलरली अपने पास क्या निकाल लेता हूँ, पैरामीटर निकाल लेता हूँ। देखो, पैरामीटर क्या होता है, साइड्स का सम। तो मेरे पास इस साइड की वैल्यू आ गई, इस साइड की भी आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया, सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास जो तमाम ये साइड्स आ रही हैं, इनका पैरामीटर ले लेता हूं। तो भैया, मैं सिंपल 5 को और एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास पहली वैल्यू तो आ गई पैरामीटर की 20। मगर ये कंप्लीट फिगर का पैरामीटर नहीं है। ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से जो मेरे पास साइड्स आ रही थी ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर की साइड्स थी, जिनका हमें लेंथ कंफर्म थी, जिनकी लेंथ हमें कंफर्म थी, अभी हमने सिर्फ उनकी उनका सम किया है। बात को समझो कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल इन बेसिक जो मेरे पास लेंथ कंफर्म थी ना, जो मेरे पास ये लेंथ कंफर्म थी,
अभी हमने सिर्फ उनका पर्टिकुलर सम लेंथ का किया है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन में ओरिजिनली ये कर्व्स गिवन है, अभी हमने इनकी लेंथ नहीं निकाली। अब देखो मुझे साफ तौर पे पता है ये जो मेरे पास कर्व्स आ रहे हैं ये बेसिकली एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। ये बेसिकली क्या है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। ये बेसिकली क्या है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। और एक सर्कल में टोटल 4 ही हिस्से होते हैं, तो ये चारों चौथाई हिस्से बेसिकली मिलकर क्या बन रहे हैं, एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होंगे ना। एक नॉर्मल सी बात अगर मैं आपसे करूं कि भाई मुझे मालूम है एक सर्कल में टोटल 4 ही हिस्से होते हैं, तो अगर मैं इन तमाम चारों हिस्सों को आपस में ऐड करता हूं तो बेसिकली मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो जाएगा। नीचे 4 आ गया, ऊपर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या बन गया, 4 बन गया। तो यानी कि अगर मैं इन चारों पर्टिकुलर कर्व्स को आपस में ऐड करूं तो मुझे कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। तो यानी कि अब मैं कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर ले लेता हूं। अब याद रखिएगा सर्कल का कभी भी पैरामीटर नहीं होता, सर्कल की क्योंकि साइड नहीं होती ना, तो सर्कल की हमेशा क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर का मतलब ये होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। तो बेटा सर्कल का सरकमफेरेंस ले लिया जाता है। कभी भी आपसे अगर सर्कुलर पार्ट का आपसे कहा जाए ना सर्कुलर पार्ट का आपको पैरामीटर लेना है तो उसका मतलब होता है सरकमफेरेंस। तो हमें मालूम है एक सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। और चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आर गिवन था, किसके बराबर, आर गिवन था 2 यूनिट्स के बराबर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर। तो मेरे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या आ जाएगा, 4 पाई। तो सिंपल तरीके से अब देखो कंप्लीट फिगर का पैरामीटर आ जाएगा कि देखो हमारे पास जो बेसिक शेप्स थी, जो बेसिक लेंथ गिवन थी वो 20 थी, और उसके पास जो ये मेरे पास कर्व्स आ रहे हैं, इन कर्व्स का मेरे पास क्या लेंथ आई, इन कर्व्स की टोटल लेंथ आ गई 4 पाई के बराबर। तो ये बेसिकली जो मेरे पास आंसर आएगा ये कंप्लीट फिगर का पैरामीटर होगा। दोबारा समझ लीजिए क्या काम किया। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो बेटा बिलीव मी बहुत इजी करके मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत आसान करके, कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ओवरऑल क्या काम किया था। देखो बहुत सिंपल सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने पूरी शेप ही इसलिए मिटा दी कि आपके लिए बात बड़ा समझना बड़ी आसान हो जाए। कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें टोटल लेंथ गिवन थी एक स्क्वायर की, जो कि किसके बराबर थी, जो कि बराबर थी 9 सेंटीमीटर के। हमने कहा कि देखो अब चूंकि मुझे पैरामीटर लेना है तो पैरामीटर के अंदर मैं इस कर्व को थोड़ी शामिल कर सकता हूं ना, इस कर्व को शामिल कर सकता हूं पैरामीटर लेने के लिए स्क्वायर का। तो भैया इसका मतलब क्या, मुझे इस वाली लेंथ को माइनस करवाना था 9 से, इस वाली लेंथ को माइनस करवाना था। और ये लेंथ बराबर थी 2 सेंटीमीटर की, लेंथ बराबर थी 2 सेंटीमीटर के ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सर्कल का रेडियस था। तो हमने क्या करा, 9 में से 4 माइनस कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई 5 के बराबर। तो भैया अब मेरे पास जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 5 है तो ये वाली लेंथ भी 5 होगी, ये वाली लेंथ भी यहां से लेके यहां तक की 5 होगी, ये वाली भी 5 के बराबर होगी। तो हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले एक जो बेसिक लेंथ मेरे पास आ रही थी फिगर की, मैंने वो निकाल ली। उसके बाद हम लोग गए इस शेप के ऊपर, इस शेप की वैल्यू फाइंड करने के ऊपर, ये जो कर्व्स गिवन थे। अब चूंकि ये कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल के चौथाई पार्ट को। और जब एक सर्कल के चौथाई पार्ट का मतलब क्या होता है कि भैया एक क्वाड्रेंट की एरिया, एक क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो अगर मैं इस तमाम चौथाई पार्टों को ऐड करूं तो मुझे कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। और कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर नहीं होता, सरकमफेरेंस होता है, और वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर की वैल्यू निकाली तो इस तरीके से मेरे पास सर्कल की भी, यानी कि इन तमाम कर्व्स की भी लेंथ आ गई 4 पाई के बराबर। अब चूंकि मुझसे क्वेश्चन कह रहा था कंप्लीट फिगर का पैरामीटर बताओ, तो मेरा बेटा कंप्लीट फिगर का पैरामीटर क्या होगा, बहुत सिंपल सा होगा। क्योंकि कंप्लीट फिगर के पैरामीटर करने के लिए हम सिंपल तरीके से दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन ऑलवेज कम इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत मिलेगा कि जिसके अंदर एक से ज्यादा फिगर्स फ्यूज की हुई होती हैं एक दूसरे के अंदर, यानी कि स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा। इस तरीके से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे कि लेट सपोज एक रेक्टेंगल आ रहा था और साथ में एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। एग्जामिनर बोलेगा कि भैया इसका पैरामीटर बताओ क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल बच्चों वाली चीज है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम क्या करोगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल, रेक्टेंगल का पैरामीटर लोगे, फिर स्क्वायर का पैरामीटर लोगे, और जो ये रीजन सिमिलर रीजन होगा उसको बेशक हम माइनस करवा देते हैं और आपके पास टोटल पर्टिकुलरली फिगर का पैरामीटर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास पेपर में, दुनिया में। तो भाई करना बहुत सिंपल होता है, इनको कोई मुश्किल चीज नहीं होती, सही है ना। आपको खाली मालूम होना चाहिए पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम, जितनी फिगर्स आ रही है उनमें जो साइड्स आ रही हैं सबका सम, उनकी लेंथ का सम क्या होगा, पैरामीटर होगा। अच्छा भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, अगेन इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं जितने बात करूं कम है। ये क्वेश्चन एरिया ऑफ द शेयर रीजन पे भी बहुत दफा आपको मिलेगा, पैरामीटर के ऊपर भी बहुत दफा मिलेगा। अगेन भाई बहुत मजे का क्वेश्चन है, सेट में आया हुआ है, एनटीएस में आया हुआ है, नस्ट में बहुत आया है, फास्ट और आईबी में बहुत आया है, सीबीएम में बहुत आया हुआ है। एग्जामिनर कहते हैं एरिया ऑफ द शेयर रीजन बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फिगर को समझो बेटा। आपके पास एक बड़ा स्क्वायर आ रहा है और उस स्क्वायर के जितने भी कोने हैं ना उनके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको गिवन है। और एक स्क्वायर की आपको लेंथ दे दी गई है, बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ आपको 5 के बराबर गिवन है, और जो छोटा स्क्वायर गिवन है इसकी लेंथ मुझे गिवन है स्मॉलर स्क्वायर की 2 के बराबर, यानी कि एक साइड की लेंथ मुझे गिवन है 2 के बराबर। अब देखो अगर मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में सिर्फ
एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये मेरे पास जो आ रहा है ना, ये बड़ा स्क्वायर है, यानी कि बिग स्क्वायर इसको मैं कह देता हूं, और ये छोटे छोटे स्क्वायर जो आ रहे हैं इसको मैं स्मॉलर स्क्वायर्स कह देता हूं। तो भैया अगेन, अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया सिर्फ कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और उसमें से स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को माइनस करवा दूंगा, तो इवेंचुअली मेरा आंसर बन रहा होगा। कैसे करेंगे काम? बहुत सिंपल है मेरा प्यारा बेटा। देखो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बड़े वाले स्क्वायर के ऊपर, तो इसको आप बड़ा स्क्वायर कह लो, बिग स्क्वायर कह लो। इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इसका एरिया देखो क्या होगा, दुनिया में किसी भी स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड के। तो मुझे बड़े वाले स्क्वायर की साइड लेंथ गिवन है 5 के बराबर, यानी कि क्या बन जाएगा? 5 5 जा 25, यानी कि मेरा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 25 के बराबर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा भैया, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि भैया मैं छोटे वाले स्क्वायर को, या इसको मैं कह देता हूं स्मॉलर स्क्वायर, इसका एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो देखो अगर मैं सिर्फ एक स्क्वायर को पहले लेके चलूं, मैं अगर सबसे पहले सिर्फ एक स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकालता हूं, तो मुझे मालूम है बेटा कि स्मॉलर स्क्वायर किसके बराबर है? उसका उसकी लेंथ आपको गिवन है 2 के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका एरिया क्या आ जाएगा? क्योंकि अगेन स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो स्मॉलर स्क्वायर की भी साइड लेंथ गिवन है 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा 2 2 4। और ये मेरे पास अभी क्या आ गया बेटा? मेरे पास एक स्मॉलर स्क्वायर का एरिया आ गया। मुझे दिख रहा है कि भैया चार स्मॉलर स्क्वायर्स हैं, चार स्मॉलर स्क्वायर्स एक्चुअल के अंदर आ रहे हैं। तो बेसिकली मुझे इन चारों का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ आई विल बी गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फोर? कि भाई मैं सिंपल तरीके से चार स्मॉलर स्क्वायर्स का एरिया कैसे निकालूंगा? जो एक स्क्वायर का, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 4 4 ये क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो अब अगर मुझे टोटल शेडेड रीजन निकालना है तो भैया शेडेड रीजन अब सिंपल वे में आ जाएगा। शेडेड रीजन कैसे निकाला जाएगा मेरा बेटा? कि देखो हमारे पास जो आउटर मोस्ट फिगर थी, जो बड़ा स्क्वायर था, अब मैं सिंपल वे में क्या करूंगा भैया? सिंपल तरीके से जो बड़ा वाला स्क्वायर आ रहा है ना, बड़ा वाला स्क्वायर, इस बड़े वाले स्क्वायर में से सिंपल तरीके से इन चारों छोटे स्क्वायर्स के एरिया को माइनस करवा दूंगा। तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस का 16, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 9 के। यानी कि मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया किसके बराबर आ जाएगा? सिंपली 9 के। देखो शेडेड रीजन का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, अगर वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आप सबसे पहले बड़ी फिगर का एरिया निकालते हो, फिर छोटी फिगर का एरिया निकालते हो, दोनों को सेपरेट करवाते हो, तो इवेंचुअली आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। हम लोगों ने इस बात को डिस्कस कर लिया किस तरीके से इस फिगर का हम लोगों ने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करा। इससे एक टफ क्वेश्चन है, अभी तो मैंने जानबूझ के आपको जरा एक आसान क्वेश्चन दिखाया था ना। बहुत दफा पेपर के अंदर क्या होगा, आपके पास इस तरह की डायग्राम आ जाएगी, आपके पास पेपर के अंदर ये डायग्राम आ जाएगी और एग्जामिनर आपसे पूछ कहेगा कि इस डायग्राम का एरिया बताओ या पैरामीटर बताओ। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, अल्लाह का वास्ता है मेरा बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम है। आपने परेशान नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे एरिया मांगता है तो भाई ये वही चीज ही तो है जो अंदर दी वाला रीजन मैंने हाईलाइट किया हुआ था, वही रीजन ही है। और सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पैरामीटर मांगते हैं तो कैसे निकालोगे? देखो बात जरा समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेतहाशा आईबीएस साइट पे भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है। एग्जामिनर ने एक दफा एरिया पूछ लिया था, तो भाई ये सेम चीज है। भाई देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपको जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बता देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एग्जामिनर बोलता है कि भाई इस साइड की वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, सही है ना? और आगे आपसे बोलेगा कि भाई ये जो एक स्क्वायर आ रहा है ना, इस स्क्वायर की लेंथ लेट सपोज एग्जामिनर ने आपको दे दी, फॉर एग्जाम्पल इट इज समथिंग अराउंड 2। किसके बराबर है? 2 के बराबर है, सही है ना भाई? किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो भाई हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बड़ा स्क्वायर आ रहा है और बाकी छोटे छोटे चार स्क्वायर्स आ रहे हैं। ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर आप कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लोगे। जाहिर सी बात है ना मेरा बेटा, एक बड़ा स्क्वायर है हमारे पास। अगर मैं इसको हाईलाइट करके भी आपको शो कर दूं, तो देखो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करके शो कर दूं तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि भाई फॉर एग्जांपल इसको देखो, हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लेता हूं। सर एरिया कैसे निकालेंगे बड़े स्क्वायर का? देखो आपको ये वाली साइड की लेंथ गिवन है 4 के बराबर, और आपको इस स्क्वायर की साइड गिवन है 2 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई कंप्लीट स्क्वायर की? ये हो गई 4, 2 और 2 किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर आ गई। तो आपको बड़े वाले स्क्वायर की एक साइड की लेंथ मिल गई 8। तो जाहिर सी बात है यहां से बड़े वाले स्क्वायर का आपके पास एरिया आ जाएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 8 8 जर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? 64 के बराबर हो जाएगा, सही है ना भैया? ओके। अब क्या करोगे? अब आपको मालूम है कि भैया चूंकि चूंकि ओरिजिनल फिगर में ये वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, ओरिजिनल फिगर्स के अंदर हमारी ये वाली वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमें इनके अलावा वाली टर्म का एरिया निकालना है, तो इनको आपस में डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इन छोटे स्क्वायर्स का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एक छोटे स्क्वायर की अगर लेंथ 2 के बराबर है तो चारों की क्या हो जाएगी? चारों क्या एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो भाई छोटे स्क्वायर की अगर लेंथ 2 के बराबर है तो छोटे स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा? 4 के बराबर। और चूंकि टोटल चार
स्क्वायर्स आ रहे हैं तो आपके पास चारों का एरिया क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 4 और 16 के बराबर, सही है ना। 64 में से 16 को निकाल दोगे तो आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया आ जाएगा, सही है ना भैया। तो ये क्वेश्चन भी सेम चीज ही है, कंफ्यूज करने के लिए अक्सर एग्जामिनर आपको दे देता है, इसलिए मैंने आपको सारी बात समझा दी कि भाई अगर इस तरह की फिगर आए ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है मेरा बेटा। बात समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखो इस तरह की अगर फिगर भी आएगी ना तो बात सेम ही हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इसका पैरामीटर निकालने आ जाए तो क्या करेंगे? देखो अगेन, पैरामीटर निकालने के लिए आ जाए तब भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सेम काम होगा। अब आप बोलोगे सर सेम काम कैसे होगा? तो भाई देखो मैं आपके लिए जो है ना अगेन यहाँ पे जरा इसको जो है ना कंप्लीट फिगर को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोगों के लिए मैं क्या कर देता हूँ बेटा, आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर को बना देता हूँ। मैं इन पर्टिकुलर जो कोने वाले जो पार्ट्स हैं इनको भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब जरा गौर से देखो, अगर मुझे इस फिगर का जो ओरिजिनल मेरी फिगर थी, अगर मुझे इसका पैरामीटर लेना है तो जाहिर सी बात है मेरी ये ओरिजिनल फिगर आ रही है, तो हमें क्या करना है भाई, इसका पैरामीटर लेना है। अब पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर इज टर्म्ड एज दी तमाम साइड्स का, तमाम साइड्स की लेंथ का सम, इसको पैरामीटर कहते हैं। आप भी इस बात को मानते हो, मैं भी इस बात को मानता हूं। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो हमारा पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे। अच्छा बेटा, अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मुझसे एग्जामिनर कहता है कि इसका पैरामीटर बताओ, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका? जरा बात को समझिएगा कि अगर मुझे शेडेड पार्ट का ही पैरामीटर निकालने को दिया जाए या फिर सिर्फ एग्जामिनर मुझे ये फिगर देके कहते हैं कि इसका पैरामीटर बताओ, देखो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी दुनिया के अंदर क्लोज शेप के अंदर तमाम साइड्स की लेंथ का सम होता है पैरामीटर। तो भैया मुझे एक बात तो मालूम है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एटलीस्ट एक दूसरे के बराबर है, तो इनका तो सम सबसे पहले मैं ले सकता हूं भाई। बाकी जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही ना, वो हो गई भाड़ में। एटलीस्ट हमें देखो ये वाली चीजें तो समझ में आती है ना कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में बराबर है, क्योंकि बेटा ये तो डायरेक्टली स्क्वायर का हिस्सा थी। तो भैया इनका साइड की वैल्यू क्या है? 4 के बराबर, तो इन सबकी वैल्यूज क्या होंगी? इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। तो भैया 4 4 और 16, यानी कि मेरे पास एक चीज तो कंफर्म हो गई कि भैया मेरे पास इस पर्टिकुलर शेप के अंदर ये जो पर्टिकुलर साइड्स आ रही है इनकी लेंथ टोटल किसके बराबर है? 16 के। पैरामीटर क्या होता है? तमाम साइड्स की लेंथ का सम। तो भैया मैंने इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड की अभी लेंथ का सम कर दिया, 16 हो गया। अब जरा गौर से देखो, ये वाली साइड को देखो, ये वाली साइड को देखो। भैया देखो, एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि ये जो स्मॉल स्क्वायर है ये 2 के लेंथ है, इसकी लेंथ किसके बराबर है? 2 के, यानी कि ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर, ऐसा ही है। सिमिलरली ये भी 2 के बराबर होगा, ये भी 2 के बराबर होगा। यानी कि जरा बात समझो, यानी कि आप जरा बात समझो, ये भी 2 के बराबर होगा, ये भी 2 के बराबर होगा, है ना भाई? ये भी 2 के बराबर हो। सिमिलरली ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो टोटल कितनी यहां पे आपके पास साइड्स आ रही हैं? जरा गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल ये जो 8 साइड्स हैं इनकी लेंथ किसके बराबर होगी? 2 के। तो 8 2 16 कर दो, या अगर 2 को आप 8 दफा बैठ के ऐड कर सकते हो तो ऐड कर लो, अदरवाइज 8 2 16, तो ये भी 16 के बराबर आ गया। तो 16 प्लस 16 किसके बराबर होता है? 32 के बराबर, यानी कि 32 इज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है। देखो बेटा पैरामीटर क्या होता है? एक पर्टिकुलर फिगर की तमाम साइड्स का सम, ऐसा ही है भाई। पैरामीटर क्या होता है? मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी दुनिया की टर्म के अंदर तमाम पर्टिकुलर साइड्स का, तमाम पर्टिकुलर साइड्स की लेंथ का सम क्लोज फिगर के अंदर होता है हमेशा। अब देखो सबसे पहले तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये 4 साइड एक दूसरे के बराबर होंगी क्योंकि स्क्वायर का पार्ट थी, तो ये एग्जैक्टली उसके इक्वल है ना भैया? तो भाई ये अगर 4 के बराबर है तो चारों 4 के बराबर होंगी, तो 4 4 16, यानी कि भैया सिंपल तरीके से 4 प्लस 4 प्लस 4 ये 16 के बराबर मेरे पास आ गया आंसर। अब जरा गौर से देखो, जो स्मॉल वाला जो स्क्वायर आ रहा है इसमें एग्जामिनर ने एक पर्टिकुलर स्क्वायर की आपको लेंथ गिवन थी 2 के बराबर। हमें पता है कि भैया स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि तमाम उसकी साइड्स आपस के अंदर बराबर होती हैं। तो अगर ये 2 के बराबर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। सिमिलरली ये भी 2 होगी, 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 ये भी 2 होगी। अब ये टोटल कितनी साइड्स बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भैया मेरे पास ये टोटल 8 साइड्स हैं और एक साइड की वैल्यू है 2 के बराबर, तो 8 2 16 बनता है। यानी कि इन स्मॉल पर्टिकुलर साइड्स की वैल्यूज क्या है? 16 के बराबर। तो टोटल फिगर का अगर पैरामीटर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 16 32 के बराबर, 32 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा आपको नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, सेट के अंदर, एनटीएस के पेपर्स के अंदर बहुत मिलेगा। अच्छा भाई एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये क्वेश्चन भी आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा, ऑल्दो मैंने आपको इससे मुश्किल तरीन क्वेश्चंस करवा दिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भैया एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ अ सर्कल लेट सपोज गिवन है 400 पाई के बराबर, तो बताइए रेडियस सर्कमफेरेंस क्या होगा? अगेन बेटा मैंने इसे डिफिकल्ट तरीन क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाय द वे क्वेश्चन नस बिजनेस स्कूल में बहुत आया हुआ है, आईबीए में बहुत आता है ये वाले क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन ना फास्ट में बहुत आ जाते हैं। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई एक सर्कल का एरिया गिवन है 400 पाई, इसका रेडियस सर्कमफेरेंस बताना है। तो भाई हमें मालूम है कि
एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, और आपको सर्कल का एरिया किसके बराबर गिवन है? 400 पाई के बराबर। तो अगर मैं यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 400 के बराबर आ जाएगी। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो जाहिर सी बात है आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 के बराबर, क्योंकि देखो स्क्वायर आ रहा है ना, अंडर रूट लोगे दोनों तरफ तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अच्छा भाई, तो देखो हमारे पास सिंपल तरीके से आर की वैल्यू आ गई। कैसे आई मेरा बेटा? देखो क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन था, आपने कुछ भी नहीं करा, एरिया के अंदर एरिया का फॉर्मूला डाला, सिंपलीफाई करा, आर की वैल्यू आ गई। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है सरकमफेरेंस बताओ, तो बेटा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। तो भाई सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का 2 पाई का पाई, आर किसके बराबर आया? 20 के बराबर आया। 20 टू जर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 40 पाई के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है, बिजनेस स्कूल में स्पेशली बहुत पूछा गया है, आईबीए के अंदर बहुत आया हुआ क्वेश्चन, आपको नस्ट के डिफरेंट पेपर से मिल जाएगा, फास्ट में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द साइड ऑफ रेक्टेंगल इफ द डायगोनल लेंथ इज 2 अंडर रूट 5, और आपको एक साइड की वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल एक साइड की वैल्यू उसने आपको 3 दे दी है, एग्जामिनर बोलेगा अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको से कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है और आपको क्या करना है? आपको एक डायगोनल की लेंथ गिवन है और एक साइड की वैल्यू गिवन है, एक और साइड की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज बेसिकली टर्म्ड एज अ पर्टिकुलर लाइन जो कि वर्टेक्स से निकलती है और दूसरी वर्टेक्स के बजाय अल्टरनेट वर्टेक्स से जाके टच कर रही होती है, उसको डायगोनल कहते हैं मैथ्स के अंदर, बहुत सिंपल जबान के अंदर। ये आसान तरीन भाषा में स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में ये डायगोनल होता है हमारे पास। तो बेटा आपको डायगोनल की जो लेंथ गिवन है वो किसके बराबर गिवन है? 2 अंडर रूट 5 के। और एक साइड की, किसी भी एक साइड की लेंथ आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 3 के, किसी भी एक साइड की लेंथ जो हमें गिवन है ना, किसके बराबर गिवन है? 3 के बराबर गिवन है। एग्जामिनर कहते हैं बताइए अदर साइड की लेंथ क्या होगी? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स सपोज मुझे इस साइड की लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो बेटा अगर डायगोनल की वैल्यू गिवन है और मुझे बाकी दो साइड्स में से किसी की एक की भी वैल्यू फाइंड करनी है, या वाइस वर्सा, आपको दो साइड्स की वैल्यूज दे दीजिए और आपको डायगोनल कैलकुलेट करना हो, तो उनको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि भाई देखो अगर मैं रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो तो उसके अंदर मेरे पास सिंपल तरीके से क्या चीज फॉर्म हो रही है? मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना भाई? और हमें मालूम है एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड होती है, तो लेट सपोज ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 2 अंडर रूट 5 के। बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? वो वाली साइड जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 3 के स्क्वायर के। तो हम सिंपल तरीके से बेस का स्क्वायर निकाल सकते हैं, सही है ना बेटा? तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, जब स्क्वायर 2 पे भी जाएगा रूट 5 पे भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस का बी स्क्वायर इट इज का इट इज। 4 5 जार क्या होता है? 20 इक्वल टू के बाद 9 प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया बी स्क्वायर की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 में से अगर 9 जाएंगे तो हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? 11। यानी कि सिंपल तरीके से बेस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 11 के बराबर। बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 11। और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लो कि बेटा बहुत दफा होता है ये है कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना वो डेसिमल में आ रहे होंगे। अब आपको ये बात मालूम है कि नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, प्यास के अंदर, हबीब के अंदर, सॉरी प्याज में कैलकुलेटर अलाउ है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लम्स में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। हाँ, सेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है। तो भैया अगर आपको कैलकुलेटर के बगैर इसको सॉल्व करना है, रूट 11 क्या होता है डेसिमल के अंदर, तो भैया इसकी एक शॉर्टकट होती है। हमेशा याद रखो कभी भी अगर आपको स्क्वायर रूट की या सिंपल तरीके से अंडर रूट की वैल्यू को फाइंड करना है ना, इसकी शॉर्टकट क्या है? हमेशा सोचो कि भाई इस रूट से पहले परफेक्ट रूट कौन सा आता है। देखो रूट 11 से पहले परफेक्ट रूट कौन सा होता है? रूट 9 होता है। और रूट 9 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 के बराबर होती है। डेसिमल लगा दो। अब रूट 9 से रूट 11 के दरमियान का डिफरेंस देखो कितना होगा। यानी कि परफेक्ट रूट से लेकर उस इम्परफेक्ट रूट तक का डिफरेंस क्या होता है भाई? 11 में से अगर आप 9 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा। यानी कि आंसर क्या आ गया? 3.2। इसका मतलब क्या? रूट 11 किसके बराबर होगा? 3.2 के। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कभी आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए, अल्लाह भला करे, क्या मेरे पास आ जाता है रूट 40 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देखो अगर किसी बच्चे को समझना है ना किस तरीके से निकाला है, दोबारा समझ लो। देखो लेट सपोज अंडर रूट 40 आ रहा है, अंडर रूट 40 की वैल्यू डेसिमल में क्या होगी? देखो रूट 40 से पहले जो भी अंडर रूट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हमेशा ये बात सोचो कि यार उस पर्टिकुलर रूट से पहले परफेक्ट रूट कौन सा है। भाई परफेक्ट रूट कौन सा होता है? 36 होता है, यानी कि रूट 36। और मुझे मालूम है रूट 36 की
वैल्यू क्या होती है 6 के बराबर। अब देखो 36 से लेके यानी कि इस परफेक्ट रूट से लेके इम्परफेक्ट रूट के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो 36 माइनस 40 यानी कि 4 का डिफरेंस होगा। 40 में 36 निकालोगे 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 40 की वैल्यू तकरीबन किसके बराबर होगी, 6.4 के बराबर होगी। ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेसिक मैथ्स के अंदर। अच्छा भाई ये चीज भी आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि बहुत दफा एग्जामिनर आपसे कह देगा कि पर्टिकुलरली आपको रेक्टेंगल गिवन है, आपको दो साइड्स दे दी जाएंगी, आपको लेंथ और ब्रेड दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल उसने मुझे लेंथ दे दी 4 यूनिट्स के बराबर है, एग्जामिनर ने मुझे फॉर लेट सपोज लेंथ दे देगा 4 यूनिट्स के बराबर है, और सॉरी ब्रेथ मुझे गिवन है 4 यूनिट्स के बराबर और लेंथ गिवन है 6 यूनिट्स के बराबर। एग्जामिनर बोलेगा इसका डायगोनल क्या है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी या शॉर्टकट क्या होता है, आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना, सिंपल तरीके से आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे, सिंपलीफाई कर लो। क्योंकि देखो अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो मुझे डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होती है, ये वाली साइड की लेंथ। कैसे आएगा, अगेन सिंपल तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो लाइन 90 डिग्री फॉर्म कर रही है उसकी लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर। बेस वो लाइन होती है भैया जो लाइन मेरे पास नीचे वाक़ई है वो बेस है, तो बेस क्या है 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को ऐड करवा दो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ऐड करवाओगे तो आपके पास पर्टिकुलरली एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट ले लोगे तो सिंपल तरीके से आपके पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। स्पेशली ये क्वेश्चन अपने पैरामीटर के लिए बहुत फेमस है क्योंकि बहुत ज्यादा आता है एनबीएस के अंदर भी, नस्ट के अंदर भी, फास्ट के अंदर भी, आईबी के अंदर भी, सीबीएम के अंदर भी, एचयू टॉप्स के अंदर भी, सेट के अंदर भी। एग्जामिनर कह रहे हैं भैया आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है। देखो एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, अगेन मुझे सिंपल तौर पे दिख रहा है कि भैया एक चौथाई हिस्सा आ रहा है सर्कल का। ये बात तो मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को समझ में आ चुकी है कि क्या चीज आ रही है, मेरे पास एक सर्कल का चौथाई हिस्सा आ रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि भैया इसका एरिया क्या होगा। मुझे मालूम है कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, मगर चूंकि ये एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और मुझे रेडियस यहाँ पे गिवन है साफ तौर पे 4 के बराबर, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम पाई बाय 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो स्क्वायर से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल बिकम 4 पाई। तो एरिया तो सिंपल तरीके से 4 पाई के बराबर आ रहा होगा। अच्छा तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एरिया तो फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड करना नॉट अ बिग डील। आप एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करो या सिंपल इस पैटर्न के ऊपर एरिया निकाल लो, एरिया निकालना बहुत सिंपल है। असल चीज क्या है, पैरामीटर। देखो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हमारे पास होता है दुनिया के अंदर किसी भी क्लोज फिगर शेप के अंदर तमाम साइड्स का सम। तो जाहिर सी बात है भैया इस वाली साइड की लेंथ, इस वाली साइड की लेंथ और इस वाली पूरी साइड की लेंथ, ये तमाम चीजें मिलके क्या बना देंगी, मेरे पर्टिकुलर इस ट्रम का पैरामीटर बना देंगी, इस फिगर का पैरामीटर शो कर रही होंगी। अब देखो पैरामीटर क्या होगा, मेरे पास पैरामीटर होता है तमाम साइड्स का, तमाम साइड्स की लेंथ का सम। तो भैया ये वाली साइड तो चलो 4 है, ये भी 4 है, मगर ये वाली साइड क्या है भाई, ये तो एक सर्कल का क्वाड्रिलेटरल पार्ट था, ये तो एक सर्कल का चौथाई हिस्सा था। तो भैया हमें ये बात मालूम है कि सर्कल के अंदर तो कोई साइड होती नहीं है, सर्कल के अंदर क्या होता है सर्कमफेरेंस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, इट सिंपली रेफर्स एज द सर्कमफेरेंस। कि सर्कल में क्या होता है, कंप्लीट सर्कल की लेंथ को सर्कमफेरेंस कहा जाता है ना। तो भैया इस सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप तमाम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 बाय आर। मगर चूंकि ये जो पार्ट आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 1 बाय 4th पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये एक चौथाई हिस्सा एक सर्कल का, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 बाय आर डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला हमारे पास यूटिलाइज्ड होगा क्योंकि ये जो एक पार्ट आ रहा है मेरे पास, ये कैसा पार्ट है, एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। तो एक सर्कल के चौथाई हिस्से का सर्कमफेरेंस भी क्या होगा, ओरिजिनल सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा, है ना भैया जी। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, चूंकि मुझे रेडियस 4 गिवन है तो ये बन जाएगा 2 पाई का 2 पाई, आर के अंदर आर की वैल्यू नीचे 4 का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर फिगर का सर्कमफेरेंस क्या आ गया 2 पाई आ गया। तो अब अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो तमाम साइड्स की लेंथ का सम कर दिया जाएगा। सिंपल इज दैट 4 प्लस 4 क्या हो गया आपके पास, ये बन गया 8 प्लस का 2 पाई। और अगर कॉमन लेना चाहो यहां से तो कॉमन भी ले सकते हो, 2 4 जार 8 प्लस का पाई। तो ये मेरा फाइनली इस क्वेश्चन का बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, सेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। एग्जामिनर कहता है इफ द साइड लेंथ ऑफ अ बिगर क्यूब इज 8 व्हाइल द साइड लेंथ ऑफ अ स्मॉलर क्यूब इज 2, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब कैन फिट इन द बिगर क्यूब। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहीं पे मार्क कर लो। कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए ना कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स या हाउ मेनी स्मॉलर स्क्वायर्स कैन फिट इन द लार्जर स्क्वायर या हाउ मेनी स्मॉलर रेक्टेंगल्स कैन फिट इन अ लॉन्गर लार्जर रेक्टेंगल, तो भाई इसमें करना क्या होता है, आप सबसे पहले बड़ी वाले शेप का वॉल्यूम निकालते हो और फिर छोटी वाली शेप का वॉल्यूम निकालते हो, दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हो, तो इवेंचुअली आपके पास वो आंसर आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कितनी चीजें फिट हो सकती हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक बड़े वाले क्यूब की जो साइड लेंथ है वो 8 के बराबर है, यानी कि हमारे पास जो बड़ा क्यूब आ रहा है, बिग क्यूब की जो साइड लेंथ है, एक साइड की लेंथ है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हमें मालूम है किसी भी दुनिया के क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ के मल्टीपल के, यानी कि लेंथ क्यूब के, है ना भाई। दुनिया में वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम भी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर आपको एक साइड की वैल्यू 8 गिवन है, तो भैया 8 का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। तो 8 क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 क्यूब किसके बराबर होता है भैया, 8 8 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑल्दो मैंने आपसे कहा था याद होने चाहिए, किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 512 के। यानी कि मेरे पास बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 512 के। अब मैं यही काम करूंगा स्मॉलर क्यूब के साथ कि देखो मेरा बेटा, हमारे पास स्मॉलर क्यूब की साइड लेंथ क्या गिवन है, स्मॉलर क्यूब की जो साइड लेंथ आपको गिवन है वो 2 के बराबर गिवन है। हमें मालूम है अगेन, चूंकि स्मॉलर क्यूब आ रहा है और क्यूब का भी, हर क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ की पावर 3, है ना भैया। तो क्या बन जाएगा, अगर एक साइड की लेंथ 2 है, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 8 के बराबर होता है। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। अब आपने करना क्या, जरा बात समझो। कभी भी आपसे एग्जामिनर किसी भी शेप के अंदर आपको दो शेप्स दे दे, आपसे कहे कि भाई एक बड़ी शेप है एक छोटी शेप है, ये बताओ कि कितनी छोटी शेप्स बड़ी शेप में फिट हो सकती हैं। हाउ मेनी स्मॉलर स्क्वायर्स कैन फिट इन द बिगर स्क्वायर, हाउ मेनी स्मॉलर स्मॉलर सर्कल्स कैन फिट इन अ बिगर सर्कल, या हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स कैन फिट इन अ बिगर क्यूब, जिस तरह इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई एक छोटी फिगर कितनी बड़ी फिगर में फिट हो सकती है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने बड़ी वाली फिगर का जो वॉल्यूम है ना, उसको डिवाइड करवा देना है छोटी वाली फिगर के वॉल्यूम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 512 को अगर आप 8 पे डिवाइड करोगे तो 64 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं करके, भाई 8 1 जार 8, 8 के टेबल में 51 आता है, नहीं आता। उससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 6 जार। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखो आपके पास 8 6 जार क्या होता है, 48 होता है। तो भैया सिंपल तरीके से कितना बचेगा, 3 कैरी गया, 32, और 8 4 जार इज बेसिकली 32। तो 512 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया बड़े वाले जो क्यूब है उसके अंदर 64 स्मॉलर क्यूब्स आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, बहुत पेपर में आता है। कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे ना, हाउ मेनी कैन बी प्लेस्ड, हाउ मेनी कैन बी फिट, तो भैया इसमें करना ये होता है कि बड़ी फिगर के वॉल्यूम को छोटी फिगर के वॉल्यूम के ऊपर आप डिवाइड करवा दोगे, तो इवेंचुअली आपको वो आंसर मिल जाएगा कि आपके पास वो पर्टिकुलर वॉल्यूम आ जाएगा कि जिसके अंदर। तो बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लो अपने पास। ये क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स या हाउ मेनी स्मॉलर थिंग्स कैन बी फिट इन वन प्लेस, या हाउ मेनी कैन बी प्लेस। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए ना, इनकी खास बात क्या होती है कि भैया बड़ी फिगर का वॉल्यूम लोगे, छोटी फिगर के वॉल्यूम से डिवाइड करवा दोगे, तो आपके पास इवेंचुअली वो नंबर आ जाएगा कि कितनी छोटी प्लेस है, कितनी छोटी फिगर्स एक बड़ी फिगर के अंदर प्लेस की जा सकती हैं। ये इस क्वेश्चन का खाली कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फास्ट के 2022 के पेपर के अंदर भी आया हुआ है, और उसके बाद जितने भी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हुए वहां पे क्वेश्चन लाजमी पूछा जा रहा है किसी ना किसी बच्चे के पास। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर एक स्क्वायर का, देखो डायगोनल स्क्वायर के अंदर होता है आपके पास, उसके अंदर आ रहा होता है पर्टिकुलरली रेक्टेंगल वगैरह के अंदर, तो एग्जामिनर कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 16 यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ डायमीटर इज 8 यूनिट्स, फाइंड द शेडेड रीजन। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़े मजे की बात करी है। ये वाला क्वेश्चन टोटली न्यू होगा आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंक्लोज्ड हुआ हुआ है। एग्जामिनर कहते हैं कि भैया शेडेड रीजन का एरिया बताओ, या शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करके मुझे बताओ। अगर तुम्हारे पास डायमीटर की वैल्यू, मुझे सर्कल के डायमीटर की वैल्यू गिवन है 8 यूनिट्स। भाई डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। तो अगर मुझे सर्कल का डायमीटर गिवन है, इसका मतलब सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। क्योंकि बेटा रेडियस का जो ट्वाइस होता है ना, वो डायमीटर होता है। बेसिकली डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, पहली चीज। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है,
एग्जामिनर ने आपको स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है। अब देखो स्क्वायर के डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्वायर आ रहा है तो मेरा डायगोनल क्या होगा, जाहिर सी बात है मेरा डायगोनल यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी, है ना भैया। डायगोनल बेसिकली ये वाली लाइन होती है, तो हमें इस डायगोनल की लेंथ गिवन है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको एक अलग कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है √2 इंटू साइड के। यानी कि मेरा बेटा हमारे पास दुनिया के अंदर स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। अब देखो अगर मुझे लेंथ ऑफ द डायगोनल की वैल्यू 16 गिवन है और मुझे पता है डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √2 इंटू एस के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से देखो, ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय √2 के। यानी कि देखो मेरे पास स्क्वायर की एक साइड की यहां से वैल्यू आ जाएगी। देखो एग्जामिनर ने आपको स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ गिवन है, तो भैया मुझे पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो भैया सिंपल तरीके से जो आपको लेंथ गिवन है उसको कंपेयर करवा दूंगा ओरिजिनल फॉर्मूले से, तो आपके पास एक साइड की वैल्यू आ गई 16/√2 के, सही है ना। अभी छोड़ दो √2 क्या होता है 1/2 और सिंपल सिंप्लीफाई करने के ऊपर, अभी सिंपल तरीके से समझो क्या आ गया भैया, ये आ गया मेरे पास 16/√2। अब देखो अगेन अगर मुझे यहाँ पे शेडेड एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस करवा दूंगा, नॉर्मल सी बात है। मगर चूंकि स्क्वायर की आपको साइड नहीं गिवन थी, आपको बल्कि स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ, तो हमने स्क्वायर के डायगोनल से एक साइड निकाल ली। अब स्क्वायर का साइड निकालना बहुत ही बच्चों वाला काम है, हम स्क्वायर के डायगोनल से उसकी एक साइड निकाल चुके हैं। अब अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं कि भाई स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होगा, फॉर स्क्वायर्स एरिया, तो भाई मुझे मालूम है दुनिया में किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर एक साइड की वैल्यू आई है 16/√2 के, तो जाहिर सी बात है दूसरी साइड की वैल्यू भी क्या होगी, ये भी 16/√2 के बराबर होगी। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो दोनों को आपस में क्या करवा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ऊपर मेरे पास आ जाएगा सिंपल 16 इंटू 16 यानी कि 16 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा √2 का मतलब क्या है, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, तो 4 1 4, 4 4 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 किसके बराबर होता है, भाई बहुत सिंपल सी मैथ्स है। 16 4 हमारे पास सिंपल तरीके से होता है 64, 6 4 आपके पास सिंपल तरीके से 24 का 4, 2 कैरी, 6 1 6 और 4 1 4, 2 का इजाफा 64। तो 16 4 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। आपको 20 तक के टेबल्स वैसे ही याद होने चाहिए बाय द वे। तो हमारे पास देखो सिंपल तरीके से जो स्क्वायर था स्क्वायर का पर्टिकुलरली एरिया किसके बराबर आ गया, 64 के। अब देखो अगर मुझे अब अपने सर्कल का एरिया निकालना है तो मेरे सर्कल का एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल है भाई, फॉर एरिया ऑफ दी सर्कल, सर्कल्स का एरिया क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, देखो सिंपल तरीके से पाई का पाई एज इट इज, और हमें सर्कल का डायमीटर गिवन था, इस डायमीटर से हमने सर्कल का रेडियस निकाल लिया था। तो भैया ये आ जाएगा सिंपल 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 16 पाई के बराबर। यानी कि हमारे सर्कल का जो एरिया आ गया 16 पाई के बराबर आ गया। बट वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमें क्या निकालना है, हमें तो ये बाहर का जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो भैया हमने सिंपल तरीके से स्क्वायर का एरिया निकाल लिया है और सर्कल का भी एरिया निकाल लिया है। तो भैया इस सर्कल के एरिया में से जब मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली मेरे पास ये अंदर वाली टर्म का एरिया आ जाएगा, यानी कि 16 पाई माइनस का 64 विल बी माय फाइनल आंसर। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया किसके बराबर होगा, कि सिंपल मैंने सर्कल के एरिया में से इंटरनल पार्ट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, सबको ये बात क्लियर होती है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको खाली इस क्वेश्चन में गलत चीज क्या होती है, अक्सर बच्चे जो है ना डायगोनल के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा देखो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, आप सिंपल तरीके से चुटकी बजा के पहले अपनी स्क्वायर की साइड निकालोगे, स्क्वायर का एरिया निकालोगे और फिर सर्कल का एरिया निकालोगे, दोनों को इवेंचुअली सब्ट्रैक्ट करवाओगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा इसी तरीके से देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आईबीए में, नस बिजनेस स्कूल के अंदर, एनटीएस के पेपर्स के अंदर फास्ट में बहुत आपको मिलेगा। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास वॉल्यूम आ रहा है 27 यूनिट्स के बराबर, और लेंथ आ रही है 3 के बराबर, विड्थ आ रही है 4 के बराबर। कहता है कि भाई हाइट बता दो क्यूबॉइड की या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म की। देखो आपको सिंपल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डेट्स ऑल। अब देखो एग्जामिनर कह रहा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का नाम दे दिया उसने, क्यूबॉइड का नाम दे दिया, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भाई अगर तुम्हारा वॉल्यूम 27 के बराबर है, लेंथ 3 के बराबर है, विड्थ 4 के बराबर है, कहता है हाइट बता दो। भाई बेसिक चीज है, अक्सर बच्चे जो है ना रेक्टेंगुलर प्रिज्म समझ के या क्यूबॉइड समझ के कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा दुनिया में हर जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला यूनिक ही रहता है ना बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको एग्जामिनर ने दे दी 27 के बराबर, लेंथ की
वैल्यू गिवन है 3 के बराबर, ब्रेथ की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ब्रेथ नहीं गिवन है आपको, ब्रेथ आपको विड्थ के हिसाब से गिवन है, ब्रेथ कितनी गिवन है आपको 4 के बराबर गिवन है, और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास 27 का 27, 3 4 जार हो गया 12 इंटू हाइट का हाइट, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई और मार्क डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 12। तो भैया सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया आपकी हाइट का 9/4 के। देखो वॉल्यूम दुनिया में हर जगह सेम रहता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कहते हैं तीन कोनों की लेंथ को, वॉल्यूम किसे कहते हैं, तीन पर्टिकुलर साइड्स की लेंथ को, ये वॉल्यूम होता है, हर जगह पे सेम रहता है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी कहते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट भी कहते हैं, कि थ्री लेंथ का क्यूब भी कहते हैं, सेम चीज होती है, वॉल्यूम हर जगह पे सेम ही होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है बच्चों को कंफ्यूज करने। अच्छा तो बेटा अब देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नस्ट के पास पेपर से मिलेगा, फास्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आईबीए के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप। अब अगर आप गिवन शेप को गौर से देखो ना, आपको उसका पैरामीटर निकालना है, और हमें मालूम है पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर किसी भी दुनिया की क्लोज शेप फिगर के अंदर तमाम साइड्स की लेंथ का सम होता है। अब देखो मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है, और रेक्टेंगल की जो एक साइड है ना वहां पे एक सर्कल गिवन है, ये भाई किस तरह की शेप आ रही है, सर्कल की शेप आ रही है, और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एक सेमी सर्कल आ रहा है, यानी कि सर्कल का पूरा आधा हिस्सा आ रहा है, ये बात नॉर्मल सी है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे दो चीजें गिवन है, एक लेंथ गिवन है, एक ब्रेथ गिवन है। तो भाई लेंथ की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे किसके बराबर दी हुई है, क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो लेंथ की वैल्यू है ना, यानी कि तुम्हारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ आ रही है वो 4 के बराबर आ रही है, और इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे रेक्टेंगल की ब्रेथ गिवन दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इसका पैरामीटर निकालना है। अब देखो अगर मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है और उसके साथ ही एक सेमी सर्कल आ रहा है, तो मुझे मालूम है बेटा कि देखो ये वाली जो मेरे पास लेंथ है, जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में ये दो साइड्स बराबर होती हैं, और चूंकि ये वाली और रेक्टेंगल में ये वाली साइड बराबर होती है, बेटा देखो वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग, कि दुनिया के अंदर रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, कि रेक्टेंगल के अंदर ये दो साइड्स हमेशा आपस में बराबर होती हैं, और ये दो साइड्स हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर ये साइड 4 के बराबर है तो ये भी 4 के बराबर होगी, और इस साइड लेंथ की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर। अब जाहिर सी बात है यहां पे भी जो साइड होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू भी 2 के बराबर होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, मेरे अल्फाजों को सुनिएगा। मगर यहां पे तो क्या है, एक सेमी सर्कल आ रहा है। हमें मालूम है ये किस चीज की लेंथ मुझे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्कल को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, कि लेट सपोज यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हुआ हुआ है, मैं इसको आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूँ, कि लेट सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल है, तो जाहिर सी बात है देखो ये जो लेंथ आ रही है किसकी आ रही है, सर्कल के डायमीटर की। भाई जाहिर सी बात है ना, मेरे पास जो ये लेंथ आ रही है किसकी आ रही है, सर्कल के डायमीटर की लेंथ होगी, नॉर्मल सी बात है। किसकी लेंथ होगी, सर्कल के डायमीटर की। और हमें मालूम है जो डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो अगर ये कंप्लीट लेंथ डायमीटर की है, लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ किसकी डायमीटर की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, रेडियस बराबर होगा, देखो रेडियस होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है, यानी कि रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू डायमीटर का डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली इक्वल टू 1, यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब जरा बात को समझिएगा, अगर मुझे इस कंप्लीट शेप का पैरामीटर निकालना है, तो देखो मेरे पास इस साइड की लेंथ भी मौजूद है, इस साइड की लेंथ भी मौजूद है, इस साइड की लेंथ भी मौजूद है। हमारे पास जो चीज मसले की बाइज है वो बेसिकली ये वाली साइड की लेंथ है, और ये वाली साइड क्या आ रही है, एक सर्कल का आधा हिस्सा आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है ना ये एक हाफ सर्कल आ रहा है। तो हमें नॉर्मल सी बात है, हमें मालूम है कि अगर ये हाफ सर्कल आ रहा है तो भैया सर्कल की लेंथ नहीं होती, सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट कि बेटा सर्कल के अंदर कभी भी लेंथ नहीं होती, सर्कल के अंदर क्या होता है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस का, कंप्लीट सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला होता है। मगर यहाँ पे चूंकि मेरे पास एक सेमी सर्कल है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल इज बेसिकली द हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इस 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ गया, पाई आर। और आर के अंदर अगर मैं आर की वैल्यू डाल दूं जो कि 1 के बराबर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पाई इंटू 1, यानी कि सिंपल पाई के बराबर। यानी कि इस सर्कल की लेंथ किसके बराबर है, पाई के बराबर है। सही है ना बेटा। अब आपको अगर पैरामीटर निकालना है तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है तमाम किसी भी क्लोज फिगर के अंदर तमाम साइड्स की लेंथ का सम। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया 4 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का पाई, यानी कि इट विल बिकम 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 प्लस पाई के बराबर। तो पैरामीटर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 प्लस पाई के बराबर। ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत पूछा जा चुका है, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, जिस वजह से अक्सर एग्जामिनर इतने सिंपल क्वेश्चन को पूछता है, अक्सर बच्चे इसको यहाँ पे एक
पर्टिकुलर सर्कल का क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल पार्ट, चौथाई हिस्सा। भाई अगर आप इस शेप को गौर से देखो तो बेटा ये चौथाई हिस्सा नहीं बन रहा। अगर आप इसको खुद से भी बनाना चाहो ना, लेट सपोज मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास ये शेप आ रही है, मैं क्या करता हूँ इस शेप को थोड़ा सा सही से रब कर देता हूँ। लेट सपोज ये शेप मेरे पास आ रही है, तो अगर आपके पास पेपर में ये शेप आ रही है तो बेटा इस शेप को देख के साफ अंदाजा हो रहा है कि ये एक सर्कल का आधा हिस्सा, इट इज नॉट द क्वाड्रिलेटरल पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो अक्सर बच्चे गलती जो करते हैं इसकी वजह से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है, वो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4। वो समझते हैं कि एक चौथाई हिस्सा है। भाई ये चौथाई हिस्सा नहीं है, ये पूरा एक सर्कल आपको दिख रहा है। अगर चौथाई हिस्सा होता तो इतना पार्ट होता ना, या आधा छोटा पार्ट होता, तो ये तो पूरा एक आधा हिस्सा आ रहा है। इसका मतलब दो क्वाड्रिलेटरल यानी कि हाफ सर्कल आ रहा है। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे मेरा बेटा। क्लियर है भैया, ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन भी आईबीए के अंदर, नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर बहुत आया है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछता है, एक तो कहता है पैरामीटर, मुझे मालूम है पैरामीटर की स्पेलिंग सही लिखी हुई, एक तो पैरामीटर और एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एग्जामिनर बोलेगा कि भैया शेप का बता दो। अब आपको ग्राफिकल डेटा बहुत दफा गिवन होगा, इस तरीके का आपको ग्राफिकल शेप गिवन होगी और आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इसका पैरामीटर बताओ, नहीं तो इसका वो बताओ एरिया बताओ। अब पैरामीटर या एरिया कैसे निकाला जाएगा? देखो सबसे पहले तो एरिया कैलकुलेट कैसे करना होता है। हमें मालूम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब देखो हमारे पास बेस या हाइट क्या आ रही है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई हमारा जो पर्टिकुलर ये ट्राइंगल है ना, जरा हमेशा ग्राफ को समझा करो बेटा, ग्राफ को तो समझोगे ना आपको बात क्लियर नहीं होगी। देखो ऑन एक्स एक्सिस ये यहाँ पे बना हुआ है, इसके 3 पॉइंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, 0 से लेकर 3 का डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे बेस के लिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप गौर से देखो, मुझे इसकी बेस निकालनी है तो डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस का रीजन है, ये वाई एक्सिस का रीजन है। मेरा जो ट्राइंगल एक्चुअल में बनना स्टार्ट हो रहा है वो यहां से यहां तक का है, यानी कि 1 से लेके 3 का। तो 1 से लेके 3 के दरमियान कितना डिस्टेंस आता है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस आता है। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये 2 यूनिट्स कैसे होगा, तो 3 यूनिट्स होना चाहिए। भाई 1 से पहले भी तो एक यूनिट है ना, जो जिसके ऊपर 1 बन रहा है। यानी कि देखो ये हमारे ट्राइंगल में इंक्लूड थोड़ी है पार्ट, हमारे ट्राइंगल में तो सिर्फ यहां से लेके यहां का हिस्सा इंक्लूडेड है, यानी कि 1 से लेके 3 का। और 1 से लेके 3 कितने यूनिट बनता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट बन गया। हाँ अब अगर आप इसको देखो ना हाइट को, कि इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो भाई ट्राइंगल की हाइट ओरिजिन से ही बनना स्टार्ट हुई, यानी कि नीचे से बनना स्टार्ट हुई है, ट्राइंगल यहीं से बनना स्टार्ट हुआ है ऊपर तक। तो यानी कि ये यहां से लेके यहां तक का है, तो ट्राइंगल की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक की, यानी कि ट्राइंगल की हाइट हमारे पास आ रही है 3 यूनिट्स की। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, देखो क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, मगर अगर आपको ग्राफ पढ़ना नहीं आता होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया हाफ का हाफ, बेस की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, हाइट की वैल्यू बराबर है 3 के। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो मेरा आ गया 3 के बराबर, 3 मीटर स्क्वायर या 3 यूनिट स्क्वायर के बराबर। अब देखो बेटा अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भैया पैरामीटर की वैल्यू भी निकालो, तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? देखो अगर तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल वे में मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन की डायग्राम बहुत दफा क्लियरिफाई आपको कर देगी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया मेरा जो ट्राइंगल आ रहा है इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि भाई तमाम साइड्स आपस में बराबर दिख रही हैं, एक परफेक्ट ट्राइंगल है। तो अगर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है, अगर इधर मेरे पास 2 यूनिट्स की लेंथ आई है तो इधर भी 2 यूनिट्स की लेंथ होगी, इधर भी 2 यूनिट्स की लेंथ होगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो भैया सिंपल तरीके से पैरामीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 2 + 2 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 6 यूनिट्स। यानी कि सिंपल तरीके से पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर क्या आ गया, 6 के बराबर आ गया। अच्छा बेटा अब देखिएगा जरा, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड length if the area of the given trapezium is 32 meter squares and the largest side length is 10 meter and the height is 4 meter। जरा बात को समझिएगा, देखो ट्रेपीजियम का जो क्वेश्चन होता है ना, ये ऑल टाइम फेवरेट होता है एग्जामिनर का, बहुत पेपर में एग्जामिनर पूछ रहा होता है। सबसे पहले समझो ट्रेपीजियम होता क्या है। भाई ट्रेपीजियम दुनिया के अंदर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, मगर दोनों की जो लेंथ होती है ना एक दूसरे से बड़ी होती है। यानी कि मैं दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करता हूं, दोनों की लेंथ क्या होगी, एक दूसरे से बड़ी होगी, दोनों एक दूसरे को कंबाइन कर रही होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर दुनिया में कहलाता है ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है, ये अपोजिट साइड जो आ रही है एक दूसरे की आपस में पैरेलल होती हैं। अच्छा ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पहले तो मालूम होना चाहिए। भाई ट्रेपीजियम का कभी भी अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो मैंने ऑल्दो अपने ज्योमेट्री के लेक्चर में भी आपको बात पढ़ाई थी कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, आपकी जो भी पहली वाली पैरेलल लाइन है उसकी साइड लेंथ, जो भी आपकी दूसरी वाली लाइन है पैरेलल लाइन है उसकी साइड लेंथ, और इनके दरमियान में जो इनकी हाइट है, जो भी इनके दरमियान में हाइट आ रही है वो h से रिप्रेजेंट होगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस का b डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच, यानी कि मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो बेटा देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है कि जो भी मेरे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, सिंपल तरीके से मैं इनकी साइड लेंथ्स को आपस में ऐड करता हूं, डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नस्ट के अंदर या सेट के अंदर किस तरीके से पूछा गया था। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड लेंथ, यानी कि जो भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस है ना, उनमें से स्मॉलेस्ट वाली साइड है उसकी वैल्यू को मुझे, उसकी साइड लेंथ की वैल्यू को, यानी कि उसकी लेंथ की वैल्यू को मुझे बताना है। आगे कहता है अगर एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपीजियम जो है ना वो 32 मीटर स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है, यानी कि मेरे पास एरिया मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, भाई एरिया फाइंड नहीं करना, एरिया गिवन है। आगे कहता है एंड द लार्जेस्ट पैरेलल साइड, यहां पे पैरेलल होना चाहिए था, द लार्जेस्ट पैरेलल साइड इज 10 मीटर्स, यानी कि जो बड़ी वाली साइड आ रही है ना पैरेलल, उसकी साइड लेंथ मुझे गिवन है 10 मीटर्स के बराबर। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मुझे सिंपल तरीके से बड़ी वाली जो पर्टिकुलरली साइड लेंथ है पैरेलल लाइन की, उसकी वैल्यू मुझे किसके बराबर गिवन है, 10 मीटर के बराबर है। और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें हाइट भी दी हुई है किसके बराबर, 4 यूनिट्स के बराबर या 4 मीटर्स के बराबर। एग्जामिनर कहता है कि भैया जो भी तुम्हारे पास जो दो पैरेलल लाइंस होती है उनमें जो छोटी वाली पैरेलल लाइन है उसकी लेंथ को आपने कैलकुलेट करना है। ट्रेपीजियम जो होता है ना, ये एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ए निकालना है। मुझे पता है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का सिंपल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में चीजों को प्लॉट कर दूंगा। बेटा ए की वैल्यू किसके बराबर है, 32 के बराबर है। सिंपल तरीके से आपको खाली एरिया की फॉर्मूला आना चाहिए था। ए किसके बराबर है, ए फाइंड आउट करना है। बी किसके बराबर है, मेरा बेटा 10 के बराबर है। डिवीजन में 2 का 2 आ गया, और हाइट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। फर्दर सिंपलीफाई अगर आप इसे कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए का ए प्लस का 10 का 10, बाहर ये 2 मौजूद है, अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखो ये जो 2 बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर वाली तमाम वैल्यूज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 20। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे कर दो, तो 32 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 32 में से 20 को निकालूंगा तो 12 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 2 ए का 2 ए। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट शुड बी इक्वल टू 6, यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। और फाइनली मेरा एक क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नस्ट के एनबीएस के अंदर, नस्ट के इंजीनियरिंग के अंदर, सेट के अंदर बहुत आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके पास लेकर आऊंगी आईबी के 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। एग्जामिनर सेम बात कर रहा है, कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 1900, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में भी आपको एक ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 1900 यूनिट स्क्वायर के बराबर गिवन है, सिंपल 1900। इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 50 एंड द हाइट इज आल्सो 50 एज वेल एज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब देखो सबसे पहले अगर मैं ट्रेपीजियम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बना के दिखा दूं, यानी कि लेट सपोज एग्जामिनर ने आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ है, भाई मुझे मालूम है ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है। ट्रेपीजियम बेसिकली दुनिया में बड़े मजे की शेप है कि भाई दो पैरेलल लाइंस हैं, बेसिकली दो पैरेलल लाइंस हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, और दोनों पैरेलल लाइंस फिर एक दूसरे से क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, इस शेप को ट्रेपीजियम कहते हैं। इससे आसान एक्सप्लेनेशन ट्रेपीजियम की नहीं हो सकती, सही है ना। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है, दोनों में से किसी भी एक पैरेलल साइड की जो है ना, लेट सपोज लेंथ है 50 के बराबर, मैं इसकी 50 कंसीडर कर लेता हूं। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास जो हाइट आ रही है ना दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान, वो भी किसके बराबर है, 50 के बराबर है। और एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम गिवन है 1900 के बराबर। कहता है बताइए दूसरी वाली जो तुम्हारे पास पैरेलल साइड है ना उसकी लेंथ क्या होगी। अगेन मुझे पता है भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से दोनों पैरेलल लाइंस का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट का हाइट। तो देखो एरिया मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1900 गिवन है। अगेन मुझे एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है 50 और दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, डिवीजन में 2 का 2, और हाइट किसके बराबर है, हाइट भी बराबर है 50 के। तो आपकी चॉइस है, देखो 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा, अगर मैं कैंसिल आउट कराऊं तो ऑब्वियसली शुड बिकम 2 2 4 और 2 5 10। सिंपलीफाई करवा दिया, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे क्या बन गया, इधर आ गया सिंपल 1900 का 1900 इक्वल टू के बाद देखो अब क्या बच गया, 50 प्लस का बी और बाहर क्या है 25 का 25। अब फर्दर सिंपलीफाई कैसे करेंगे, अरे भाई बहुत सिंपल है कि भाई बाहर जो 25 मौजूद है अंदर वाली दोनों टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमें मालूम है भैया, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स मैथ्स आ गई, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। अरे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है मेरा बेटा, कि देखो जब ब्रैकेट को ओपन करूंगे 25 अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि भैया 25 5 जार क्या होता है, 25 5 जार क्या होता है, 125 होता है, हमें मालूम है। तो भाई देखो अगर 25 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे मालूम है 25 5 जार क्या होता है, भी सिंपल है 125 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 125 का 125 आ गया, और चूंकि 50 था तो एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इसी तरीके से 25 अगर बी से मल्टीप्लाई होगा तो इट शुड बिकम 25 बी बन जाएगा। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ये प्लस वाली टर्म यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900 माइनस का 1250 इक्वल टू के बाद क्या है 25 बी का 25 बी। अब आपने करना क्या है,
आपने सिंपल तरीके से 1900 में से 125 को माइनस करवा देना है। यानी कि मुझे क्या करना है, देखो मुझे सिंपल सा काम करना है, 1900 में से 125 को माइनस 1250 को माइनस करवा देना है। अगर आप समझते हो कि भाई आपके लिए मुश्किल है तो कोई मसले की बात नहीं, ऐसे करके सॉल्व करवा लो कि भाई 1900 में से 1250 को माइनस करवा रहा हूँ, जीरो में से जीरो चला गया भाई, 9 में से एक कैरी जाएगी तो 8 बचा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचा, 8 में से 2 जाओगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 8 में से अगर 2 निकालोगे तो 6 बचेगा, एक में से एक चला गया तो बेटा 650 बच गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 650 का 650 इक्वल टू के बाद क्या है 25b का 25b, मुझे मालूम है 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो भाई सिंपल तरीके से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 650 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको अगर डायरेक्टली कैलकुलेशंस नहीं आती मेरा बेटा, देखो मैंने एक बात आप लोगों को स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ, वो तमाम बच्चे जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बेटा काइंडली 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए आपकी कोई मैथ्स के ऊपर। लेट सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर मैं मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर हूं, नहीं याद मुझे, तो भाई सॉल्व तो आप फिर भी कर सकते हो, फिर आप 5 का टेबल पढ़ो जब तक आपको सॉल्व नहीं होता, वरना 25 6 के ऊपर आपको 650 आ रहा होगा, सही है ना, डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। बट लेट सपोज किसी बच्चे को नहीं आता, उसके लिए देखो सिंपल 5 5 से 25 हुआ, ऊपर क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 5 3 जार 15 जीरो का जीरो, फिर क्या होगा 5 1 जार 5 5 2 जार 10, कितना गया 3 कैरी गया, तो 5 6 जार इज 30, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी कि बी की वैल्यू बराबर आ जाएगी 26 के बराबर। तो इस तरीके से मेरे पास जो सेकंड वाली साइड की लेंथ आ रही है 26 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो साइड की वैल्यू गिवन थी, ये इस साइड का डिस्टेंस गिवन था और इस साइड का डिस्टेंस क्या आ रहा है, इस साइड की लेंथ आ रही है 26 के बराबर। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन आईबी के 2019 में आया हुआ। अच्छा तो बेटा ट्रेपीजियम के लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। ट्रेपीजियम का ये क्वेश्चन आपको नस्ट में भी मिलेगा, आईबी में भी मिलेगा, सेट में भी मिलेगा, फास्ट में भी मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेताशा यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, एग्जामिनर ने आपसे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम मांगा हुआ है, हाइट गायब कर दी, कहते हैं सॉल्व करके बताओ। अच्छा मजे की बात ये कि बहुत दफा ये क्वेश्चन नॉर्मल इस तरीके से भी आ जाता है, दोनों तरीकों का, दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत दफा आईबीए के अंदर या एनटीएस के अंदर या एनबीएस के अंदर या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर सेट वगैरह के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई लेट सपोज यहां तक कि एग्जामिनर ने आपसे लेंथ दे दी 3 के बराबर, यहां पे दे दी आपको बाकी की 10 के बराबर, ऊपर उसने आपको दे दी 7 के बराबर, एग्जामिनर कहता है एरिया बताना है ट्रेपीजियम का। अब देखो ये वाली फिगर तो फिर भी बहुत से बच्चे पहचान लेंगे, मगर इस फिगर में 90% अवाम कंफ्यूज हो जाती है, सर ये ट्रेपीजियम है, सर ये तो सर रेक्टेंगल लग रहा है। मेजॉरिटी बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, क्यों कंफ्यूज होता है कि भाई उसको समझ में नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, उसको तो पता नहीं चलता कि भाई ये फिगर ट्रेपीजियम की है भी या नहीं है। देखो ट्रेपीजियम की दुनिया में फिगर क्या कहती है, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस का होना, दो पैरेलल लाइंस का होना इस तरीके से कि एक पैरेलल लाइन की लेंथ छोटी हो, एक पैरेलल लाइन की लेंथ बड़ी हो और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हो, तो ये तमाम डेफिनेशंस ऑफ ट्रेपीजियम को फुलफिल कर रही है पहले नंबर के ऊपर। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन का एरिया निकालना है ना, तो आई नो दिस थिंग कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि आपको हाइट नहीं दी हुई, तो भाई ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास ये बड़ी वाली साइड लेंथ आ रही है 7 के बराबर, छोटी वाली साइड लेंथ आ रही है 5 के बराबर, तो छोटी वाली साइड लेंथ के एंड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब जाहिर सी बात है अगर बड़ी वाली साइड की लेंथ 7 है, छोटी वाली साइड की लेंथ 5 है, तो 7 में से अगर मैं 5 निकालता हूं तो बेटा क्या बचेगा, जाहिर सी बात है 2 बचेगा, नॉर्मल सी बात है ना भाई। तो मेरे पास देखो इस साइड की वैल्यू भी आ गई, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आ गया। क्यों, क्योंकि देखो कंप्लीट साइड की वैल्यू अगर 7 थी ना, तो मैंने उसमें से अगर ऊपर वाली साइड की जितनी वैल्यू थी वो माइनस कर दी, तो मेरे पास ये वाली रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया और यहाँ की वैल्यू 3 के बराबर है। तो मुझे अगर इस पर्टिकुलर साइड की वैल्यू मिल जाए तो मेरा हाइट का मसला सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं कैसे निकालूंगा, साफ तौर पे हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म के ऊपर, कि भाई हमें मालूम है पाइथागोरस साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हमेशा याद रखो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज के और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इन दोनों के अलावा वाली साइड हमेशा बेस की साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज की देखो वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे ना तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं 9 में से देखो 4 को निकालूंगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरा बेटा, पी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल अंडर रूट 5 के बराबर। अब आप हम इसको बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि मेरे पास हाइट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो हाइट की वैल्यू इसका मतलब मेरे पास अंडर रूट 5 के बराबर आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो बेसिकली है ये हाइट भी मेरा है क्वेश्चन का। अब मैं सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लूंगा। तो भाई देखो ए किसके बराबर है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है, ए क्या होता है, जो छोटी वाली आपकी पैरेलल लाइन है ना उसकी साइड लेंथ, ये 5 के बराबर है, तो 5 का 5 आ गया। बी क्या होता है, बड़ी वाली लाइन के साइड लेंथ, तो ये 7 के बराबर है।
और नीचे ऑब्वियसली मेरा बेटा डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट किसके बराबर आई, √5 के। सिंपलीफाई आप इसे कर लो भाई, 5 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है अगर आप साथ में 5 का इजाफा करोगे तो 12 बनेगा। तो ऊपर क्या आ गया, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √5। तो भाई 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 6 के बराबर। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया, 6 √5 के बराबर। देखो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 √5 के बराबर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से मेरे पास एरिया की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 √5 के। अगेन डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस के ऊपर, अगर तो ऑप्शन में 6 √5 गिवन होगा वो आपका आंसर होगा। और अगर एग्जामिनर चाहता है फर्दर सॉल्व करना तो भाई फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको दो शॉर्टकट्स बहुत तरीके से बताए हुए हैं कि देखो आपको तीन चीजों की वैल्यूज बहुत कैटेगोरिकल याद होनी चाहिए, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू। बेटा √2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.4 के, √3 बराबर होता है 1.7 के, और √5 बराबर होता है 2.2 के। तो लेट सपोज एग्जामिनर कह रहा है कि डेसिमल में आंसर निकालो, कि आईबीए में बेसिकली क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में भी आया हुआ है, तो कैसे निकालोगे कि भाई आपको मालूम है √5 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2.2 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 6 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इट शुड बिकम 6 2 जार 12 का 2। आप इसको आसान वे में मल्टीप्लाई करवा दो, आप इतना मुश्किल लेवल पे मत जाओ। देखो सिंपल तरीके से मैंने ऊपर रखा 2.2, नीचे रखा 6, है ना। अभी डेसिमल को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ, 6 2 जार 12 बन जाएगा, 2 का 2 1 कैरी, 6 2 जार 12 बन गया और 1 13 हो गया, सही है ना। हमेशा याद रखो जो डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन होती है ना, मल्टीप्लीकेशन होती है, बेसिक तरीके से होती है जिस तरह नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो। हमने 2.2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, देखो कैसे मल्टीप्लाई करवाया, ये 6 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आया, 1 यहां पर आ गया कैरी, फिर 6 टू 12 और 1 13 हो गया। अब आपने करना क्या है, आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया अब लास्ट में डेसिमल लगाना है। तो मेरे पास इस नंबर के अंदर देखो टोटल डेसिमल कितने आ रहे थे, मेरे पास 2.2 में सिर्फ एक ही डेसिमल आ रहा है और वो एक डिजिट से पहले आ रहा है, तो और कहीं डेसिमल नहीं आ रहा। तो मैं आंसर में जाऊंगा, राइट हैंड साइड से गिनूंगा, एक डेसिमल से पहले मैं यहाँ पे भी डेसिमल लगा लूंगा। तो इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 13.2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 13.2 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है, अगेन सेम पैटर्न के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो एज एन होमवर्क, कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा ट्रेपीजियम गिवन है, तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू गिवन है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन है 3 के बराबर, सही है ना। और यहां से लेके बाकी कंप्लीट आपको गिवन थी 10 के बराबर, सही है। तो हमने करना क्या है, मुझे मालूम है कि भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 7 है। तो यानी कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। तो भाई अगर मैं 10 में से 7 को माइनस करूं, जाहिर सी बात है 10 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पे बचता है वो 3 बचता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं हाइट अपनी कैलकुलेट कर लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जब हाइट आ जाएगी तो फाइनली मैं पूरी फिगर का एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम को निकाल लूंगा इजीली। बात समझ में आती है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अगर आया हुआ होगा तो आपको दोनों तरफ की लेंथ दे देगा, आपको बता देगा, आप सिंपल लेंथ को सेपरेट करवाओगे, सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे। देखो ये भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है, ये भी ट्रेपीजियम क्वेश्चन, बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो पेपर में बहुत आते हैं हमारे पास ये सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर। क्लासिक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेतहाशा दफा आईबीए के अंदर पूछा जा चुका है, डिजिटल सेट के अंदर पूछा जा चुका है, सीबीएम के अंदर आ चुका है, नस बिजनेस स्कूल में आ चुका है। एग्जामिनर देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एचयू टॉप्स के अंदर भी बाय द वे क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि गूगल एक्यूप्लेसर के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर आपको शेडेड एरिया निकालना है। अगेन देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने क्लास की स्टार्ट में आपको करवाया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है, मगर खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन में 4 लीफलेट्स गिवन है। देखो 4 लीफलेट्स आपको एक तो गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना। आप किसी भी एक लीफलेट का अगर एरिया निकाल लोगे तो बाकी 4 को निकालने के लिए सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई नथिंग मुश्किल, कोई भी मतलब मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा खास बात क्या है कि आपको जो स्क्वायर गिवन है ना, उस स्क्वायर के अंदर 4 लीफलेट्स आ रही हैं, और साथ में एग्जामिनर ने आपको स्क्वायर की एक साइड की लेंथ गिवन है। अब हमें भी ये बात मालूम है अगर एक साइड का डिस्टेंस 10 मीटर्स है तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा इस साइड का डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा, इस साइड का डिस्टेंस भी बराबर होगा 10 मीटर्स के। एक बात तो नॉर्मल सी हो गई। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर खास बात पता है क्या है, कि भाई मुझे मालूम है अगर ये कंप्लीट एक स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूं, यानी कि मैं सिंपल स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि इस लेंथ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूं, इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। तो भाई मैं किस तरीके से वैल्यू को निकालूंगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, आप किसी भी एक लीफलेट को किसी भी एक शेप का एरिया कैलकुलेट कर लो, बाकी का एरिया वैसे ही आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, सही है ना। अब मैं किसी भी मुझे एक शेप का एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर अंदर इंटरनली फॉर्म कर लेता हूं। इसको मैं तरीके से आपके लिए शेप ड्रॉ कर देता हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है ना ये एक स्क्वायर बन गया। देखो मैंने सिंपल तरीके से हर फिगर के ऊपर एक एक स्क्वायर बन रहा होगा, यानी कि जो एक बड़ा वाला स्क्वायर आ रहा है ना उसको अगर मैं ब्रेक करूं तो 4 छोटे स्क्वायर्स बन सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा एक तो मुझे इसका डिस्टेंस पता है, यानी कि इस स्क्वायर की मेरे पास लेंथ क्या आ रही होगी, 5 यूनिट्स के बराबर, इधर भी 5 होगा,
इधर भी 5 होगा, हर जगह पे ऑब्वियसली 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है इसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सिंपल तरीके से इस छोटे वाले जो फिगर है ना, इसका पर्टिकुलरली एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। जो भी इसका एरिया आएगा बाकी तीन का भी वही होगा। तो अगर मैंने एक का एरिया निकाल लिया तो बाकी का निकालने के लिए सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करना है। तक की बात सबको क्लियर हो गई। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, ये जो आउटर मोस्ट बड़ा स्क्वायर आ रहा था ना, इसमें चूंकि 4 फिगर्स आ रही है तो मैंने सिर्फ एक फिगर को टारगेट किया। अब सबसे पहले मैं एक फिगर का एरिया एटलीस्ट निकाल लूंगा, तो बाकी फिगर्स का एरिया सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो अब देखो मैं सिर्फ एक फिगर का एरिया निकालने की वर्किंग कर रहा हूं, और ये वर्किंग मैंने ऑल्दो आपको सिखाई हुई है, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई किस तरीके से आप जल्दी से विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो भाई देखो मेरे पास सिंपल तरीके से एक फिगर ये आ रही है। अब चूंकि मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर का एरिया 10 मीटर था, तो मैंने जब स्क्वायर को दो हाफ पार्ट्स में ब्रेक करा, तो जाहिर सी बात है भैया 5 यूनिट्स ऊपर आ गया, 5 यूनिट नीचे आ गया, सही है ना। तो मेरे पास यानी कि इस स्क्वायर का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 के बराबर है। अब देखो पहला काम अगेन हम वही करेंगे कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पे बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और हमने ये बात मालूम है कि भाई ये कंप्लीट चीज क्या आ रही है, ये कंप्लीट चीज एक सर्कल का चौथाई हिस्सा आ रही है। तो अगर मैं सबसे पहले कंप्लीट टर्म का यानी कि यहां से लेके यहां तक के सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे मालूम है बेटा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल आ रहा है। बेटा ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल आ रहा है, यानी कि एक सर्कल का चौथाई हिस्सा आ रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, नॉर्मल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे देखो मुझे यहाँ पे लेंथ क्या गिवन है, 5, और हमें ये बात मालूम है कि बेटा ये लेंथ क्या चीज है, ये सर्कल का रेडियस भी होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, तो भाई मैंने आपको पहले भी सिखाया था, दोबारा बता देता हूँ किसी बच्चे को अगर जहन से निकल गई ये बात, कि भाई देखो हमारे पास लेट सपोज मैंने एक सर्कल को लिया, उसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो लेंथ आ रही है कैसी आ रही है भाई, ये जो एक चौथाई हिस्सा है ना, ये मेरे पास एक कैसा हिस्सा है, एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट क्या है, एक चौथाई हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है ये जो लेंथ आ रही है मेरे पास, एक सर्कल का रेडियस भी कंसीडर होगी। तो मेरे पास सिंपल तरीके से रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 का स्क्वायर विल बी 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मेरे पास पर्टिकुलरली इतने हिस्से का एरिया क्या आ गया, इतने हिस्से का हमारे पास एटलीस्ट एरिया आ गया 25 पाई डिवाइडेड बाय 4। मगर हमें अभी क्या काम करना है भाई, हमारे पास तो एक कंप्लीट टर्म का क्या आ गया, देखो ये तो हमारे पास इस पूरी टर्म का यहां तक का मेरे पास एरिया आ गया। हमें तो सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए था अपना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे पता है क्या काम करना है। उसके लिए बेटा मैं एक सिंपल तरीके से क्या करता हूं कि देखो अगेन मैं यहां से लेके यहां तक का, मैं एटलीस्ट इतनी पर्टिकुलर टर्म एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, इसका मैं एरिया अलग से निकाल लूंगा। सर क्या मतलब, भाई मतलब ये है कि देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि मुझे मालूम है एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो मैं इसका डिस्टेंस एज राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, और उसको इस वाले एरिया में से माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास ऊपर वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, बेसिक स्टेप कर लेंगे। सिंपल तरीके से देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे डिस्टेंस 5 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स आपस के अंदर बराबर होती हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, हमें मालूम है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो चूंकि बेस भी 5 है हाइट भी 5 है, तो क्या बन गया, ये बन गया हाफ का हाफ, बेस भी 5 के बराबर है, मेरी हाइट भी 5 के बराबर है, तो 5 5 जा 25, 25 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ गया 25 डिवाइडेड बाय 2 के। तो भैया अब मैंने क्या निकाल लिया, मैंने यहां से लेके कंप्लीटली यहां तक का एरिया निकाल लिया। अब चूंकि मुझे सिर्फ इस वाली पोर्शन का एरिया चाहिए, तो मैं इस कंप्लीट पोर्शन के एरिया को इतने एरिया में से माइनस करवा दूंगा, तो अल्टीमेटली ये वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से भैया क्या काम करेंगे, ये जो कंप्लीट बड़े रीजन का एरिया आया था, इसके अंदर से 25 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहो वो भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दूंगा। देखो यहाँ पे भी 4 आ गया, ऊपर क्या है, ऊपर है 25 पाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 2 50 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पाई माइनस का 50। ये किस चीज का एरिया आया है, ये मेरे पास सिर्फ इस पोर्शन का एरिया आया है। मेरे पास जो ये एरिया आया ना मेरा बेटा, कितने पोर्शन का आया है, ये सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया आया है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अभी जो मेरे पास ये एरिया आया है, ये किस चीज का एरिया आया है, ये मेरे इस हाफ पार्ट का एरिया है। हमें तो भैया इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है ना, इसका भी एरिया चाहिए उसका भी एरिया चाहिए। आपको एक साफ डायग्राम पे भी दिखा देता हूं कि बेटा देखो हमें तो भैया पूरी टर्म के अंदर एरिया चाहिए ना। हमें तो बेटा अभी जो हमने एरिया निकाला है, अभी जो हमने एरिया ये कैलकुलेट करा है, ये किसका एरिया है, जाहिर सी बात है भैया ये यहां सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया, हमें तो इस पोर्शन का भी एरिया चाहिए। तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूरी फिगर ही सिमिलर है। तो अगर मेरे पास इस पोर्शन का एरिया जो भी आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो कंप्लीट पोर्शन का एरिया बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 4 को
को कैंसिल आउट कर देगा, तो इट शुड बिकम, ये बन जाएगा मेरे पास 25 पाई माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ये फाइनली मेरे पर्टिकुलर एक स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन आ रहा है उसका कंप्लीट एरिया आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, एक स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन आ रहा था ना, एक स्क्वायर का जो कंप्लीट शेडेड रीजन था, इसका मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसका भी निकालना है एरिया, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या शॉर्टकट यूज करेंगे कि देखो, एक स्क्वायर की फिगर का जो भी एरिया आया है ना, किसके बराबर आया है, ये आया है 25 पाई माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 2। इस कंप्लीट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि देखो ओरिजिनली कितनी फिगर्स हैं, टोटली 4 फिगर्स हैं। तो एक फिगर का एरिया आ गया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। इट शुड बिकम, अच्छा ये क्या बन जाएगा भाई, ये ऊपर अगर मैं 2 से ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 50 पाई माइनस का 50 टू जार 100। तो ये फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा कंप्लीट फिगर के एरिया शेडेड पार्ट का। सर कैसे निकाला, दोबारा रिपीट करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालना ऊपर भी आपको सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे 4 पर्टिकुलर शेप्स आ रही हैं, तो मैंने सिंपल एक पार्ट का पहले एरिया निकालूंगा। एक पर्टिकुलर पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले मैंने उसके भी हाफ का एरिया निकाला, फिर हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर का एरिया आ गया। जब एक स्क्वायर का एरिया आ गया, तो क्योंकि चूंकि मेरे पास टोटल ये 4 शेप्स हैं, 4 इस तरह के स्क्वायर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे होंगे इंटरनली स्मॉल स्क्वायर्स, तो उसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। जो एक स्क्वायर का एरिया निकाला तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऑल्दो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का एरिया आपको निकाल के दिखाया था, मगर चले खैर हो गए, मैंने फिर भी आपको सॉल्व करके बता दिया। इस तरीके से बेटा हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई चिंता की बात, देखो सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई पाई की वैल्यू को आपने 3.142 यूज करना है, तो आप सिंपल पाई की वैल्यू को यहाँ पे 3.14 डाल के भी आंसर निकाल लो कि कोई इशू नहीं है। अगर आपने फाइनल आंसर निकाला हुआ है ना, एग्जामिनर आपसे कहता है कि नहीं भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो भैया फाइनल आंसर चाहिए 3.14 के बराबर, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, पाई में पाई की वैल्यू डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, पाई में अगर पाई की वैल्यू डालूंगा तो 50 इंटू 3.14 माइनस का 100। आप 50 को 3.14 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3.14 को ऊपर रखता हूँ, 50 को नीचे रखता हूँ, 0 4 जार 0, 0 1 जार 0, 0 3 जार 0, क्रॉस का क्रॉस आ गया, 5 4 जार क्या होता है 20 होता है, 0 का 0, 2 का 2, 5 1 जार 5 6 और 7 हो गया, 5 3 जार 15 का 15 हो गया। बेसिक मल्टीप्लिकेशन होती है, डेसिमल के साइन को भूल जाओ, 0 का 0 आ गया। यहाँ पे क्या था मेरा बेटा, यहाँ पे सिंपल मेरे पास आ रहा था 5 4 20 का 0 और 2, 5 1 5 और 7, तो 7 आ रहा था यहाँ पे, 5 का 5, यहाँ पे 1 का 1। अब देखो मेरे पास डेसिमल जो है ना, 2 नंबर से पहले आ रहा है, तो आंसर में भी 2 नंबर से पहले डेसिमल ले लेंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया 157 माइनस का 100। तो बेटा देखो, अगर 157 में से 100 को माइनस करेंगे तो फाइनल एरिया इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली यूनिट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 57 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अगर एग्जामिनर कहता है कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है, अदरवाइज ये भी आपका करेक्ट आंसर है, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शंस क्या गिवन है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, सॉल्व हो जाता है, कोई मसले की बात है इसमें। अरे भाई मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम की बात है इसमें, क्या परेशानी की बात है। अरे बेटा बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं मुल्क के, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, कोई अधूनी चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा लास्ट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, मेरा बेटा याद रखिएगा, मैंने आपसे वादा किया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। तो भाई इसी क्वेश्चन को अगर कभी आपको शॉर्टकट पे सॉल्व करना है ना, मगर याद रखिएगा इस शॉर्टकट सिर्फ एक जगह पे एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं करी हुई ना, और आप पाई की जगह पे 22/7 को यूज करोगे, तब ये शॉर्टकट खाली यूज होगा। ये शॉर्टकट सेम इसी मेथड के ऊपर ही ड्राइव हो रहा होता है, कि आपको एक सिंगल स्क्वायर, कभी भी आपके पास इस तरह की अगर शेप आ जाए ना, कभी भी अगर मेरे पास ये इस तरह की शेप आ जाए और मुझे इसका डायरेक्टली एरिया निकालना हो, तो लेट सपोज मेरे पास जो एक पर्टिकुलर स्क्वायर की ये लेंथ आ रही है ए के बराबर आ रही है, तो इसका एरिया निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 के। यानी कि इस तरह की कभी भी फिगर आ रही हो तो इसका डायरेक्टली एरिया निकालने का शॉर्टकट क्या है, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की शॉर्टकट है, मगर याद रखिएगा इस शॉर्टकट के अंदर ये तभी यूज कर सकते हो अगर पाई की वैल्यू 3.142 आपको डिफाइंड नहीं करी हुई। एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भाई पाई की जगह पे आप कुछ भी रख दो, 22.7 रख दो, तो उस सूरत में आपका आंसर क्या आएगा, 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 7। तो लेट सपोज अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, विद इन सेकंड्स के अंदर चुटकी बजा के सॉल्व करना है शॉर्टकट के ऊपर, तो शॉर्टकट पे कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मेरे पास एक स्क्वायर का जो एरिया है ना, एक स्क्वायर का, एक लीफलेट वाले स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 7। ए का मतलब क्या, स्क्वायर की लेंथ। तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे 4 स्क्वायर्स आ रहे थे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। यानी कि क्या बन गया, ये बन गया 16 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब देखो
एक स्क्वायर की जो लेंथ गिवन है ना वो 5 के बराबर गिवन है, तो इट शुड बिकम 16 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइडेड बाय 7। आप इस पूरी टर्म को जब सिंप्लीफाई करोगे ना आपके पास यहां से भी 57.1 समथिंग आंसर आ रहा होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी अगर आपके पास ये वाली फिगर आ रही हो, मैं इसको नीचे भी डिफाइन कर देता हूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास इस तरह की फिगर आ रही है, इसको विद इन सेकंड्स के अंदर इसका एरिया निकालने का शॉर्टकट होता है। ये इसके एरिया निकालने का शॉर्टकट है। किसके बराबर होता है? ये बराबर है a इंटू 4a² डिवाइडेड बाय 7 के। ये आपसे क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। देखो यहाँ पे a क्या है? आपके स्क्वायर की साइड लेंथ है, यानी कि आपके स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ रही है। लेट सपोज एग्जामिनर आपको a की वैल्यू दे देता है 5 के बराबर या 9 दे देता है, a की वैल्यू 9 दे देता है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 का 4 डिवाइडेड बाय 7 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया। सही है ना? तो बेटा कभी भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो तो इसका विद इन सेकंड्स के अंदर फॉर्मूले के ऊपर विद इन सेकंड्स के ऊपर अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है। याद रखिएगा, मैंने शॉर्टकट जानबूझ के आपको पहले नहीं पढ़ाया था बेटा, मैंने जानबूझ के आपको पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने इतना जो अपना गला सुखाया ना सिर्फ इस शॉर्टकट के लिए नहीं सुखाया था। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता सकता था, बट देखो मैंने इस क्वेश्चन से आपको एक एक जुमला एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई थी, बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज समझ में आए, आपको ये बात पल्ले पड़े। अदरवाइज मैं भी चाहता तो आपको शॉर्टकट पे सिखा सकता था कि देखो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट पे सॉल्व कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट पे कर सकता हूं, मगर ये शॉर्टकट हर जगह पे वैलिड नहीं होगा। हो सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर ये शॉर्टकट वाला आंसर ही ना गिवन हो सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर एग्जामिनर ने कहा हो कि भैया तुमने जो पाई की वैल्यू है ना 3.14 यूज करनी है, तो वहां पे शॉर्टकट फेल हो गया, वहां पे शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, वहां पे फिर आपको नॉर्मल मेथड को सॉल्व करना है, नॉर्मल मेथड के ऊपर पाई की वैल्यू को डालना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। सही है ना? बात समझ में आती है मेरा बेटा? तो ये मेरे पास ज्योमेट्री का एक और लेक्चर था जो आज की क्लास में मंतकिया जहां पे पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करवा रहा हूँ आईबीए रिलेटेड, दैट इज मिसलेनियस सीरीज का। ये टॉपिक अगेन नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, स्पेशली लम्स और आईबीए के अंदर बहुत आता है। इस मिसलेनियस सीरीज के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बेतहाशा वेटेज रखते हैं पेपर के अंदर। और हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री का टॉपिक अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच रहा है। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त एलकेट की तैयारी कर रहे हैं। दे आर अपियरिंग इन दी फरवरी टेस्ट ऑफ एलकेट। सिमिलरली आईबी के जो राउंड 1 में अपेयर होने वाले हैं और फर्दर आगे राउंड 2 की तैयारी कर रहे होंगे, उन तमाम बच्चों की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष है। बेटा आपने कामयाबी हासिल करनी है। देखो कामयाबी किसी मशहूर कोचिंग के नाम के ऊपर, किसी एप्लीकेशन के नाम पे नहीं मिलती। कामयाबी आपको एट द एंड ऑफ द डे मेहनत करनी है। देखो एज अ टीचर अगर मैं इतनी बड़ी वीडियो डिजाइन करता हूँ, इतनी डिटेल वीडियो डिजाइन करता हूँ, वो सिर्फ इस नियत से करता हूँ कि भाई तमाम बच्चों को बात समझ में आए। देखो एज अ टीचर मैं चाहूं तो इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स के अंदर भी आपको 2-2 मिनट में भी सॉल्व करवा दूं, मगर उससे 90% बच्चे को बात क्लियर नहीं होगी जो कि नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स के अंदर हो रहा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरी वीडियो की लेंथ इंक्रीज भी हो रही है, इट डजंट इवन मैटर, क्योंकि असल चीज क्या है, बच्चों को सारी बात क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई एलकेट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। एलकेट का टेस्ट हैवी होता है, आईबीए का टेस्ट हैवी होता है, एचयू टॉप्स का टेस्ट हैवी होता है स्कॉलरशिप बेस्ड, तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सेम गोज फॉर द एनबीएस माय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एनबीएस को और एनटीएस को अपेयर हो रहे होंगे। तो भैया यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।